अध्याय 520 प्रकृति का उपहार। अध्याय 520 प्रकृति का उपहार। शमन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि दूसरे पक्ष ने पर्याप्त लाभ प्रदान किए थे। हालांकि वह इसमें शामिल जोखिमों से पूरी तरह अवगत थे। उन्हें केवल कुछ गुप्त अभियान चलाने की आवश्यकता थी और इस बार मसाले के गोदाम पर किया गया अचानक हमला फायदेमंद होने के साथ साथ एक तुरुप का पत्ता भी साबित हुआ। जब तक आप इसे साफ सुथरे तरीके से करते हैं तब तक आपके पास जंगल में घूमता हुआ एक कठपुतली जैसा व्यक्ति होगा जो एक ठोस सबूत प्रदान करेगा और आप बाद में दुगनी तनख्वाह वसूलते रह सकते हैं। लेकिन अब जब मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूं, या यूं कहूं कि जिंदा ही पकड़ा गया हूं, तो स्थिति पूरी तरह से अलग है और परिणाम बेहद दुखद होगा। चौथी पीढ़ी की है 8 पूंछ वाली जिनचुरिकी। दूसरी ओर येकुरा और किसामा ने ए को पहले ही घेर लिया था, जिसे पहाड़ में धकेल दिया गया था और अभी अभी बाहर निकाला गया था। 8 पूंछ वाले जिनचुरिकी के पास एक अनोखी शैली की लकड़ी की कठपुतली भी है जो वृक्ष जगत के आगमन के साथ मिलकर नियंत्रण की अनुमति देती है। घटनास्थल पर कुछ भी होने की कोई संभावना नहीं थी। ट्रेया ने अपने स्थानिक उपकरणों से कई हथकड़ियां भी निकाली और उन्हें येकुरा की ओर फेंक दिया। इन्हें पहन लो, हम उसके वापस आने का इंतजार करेंगे। हाँ, ये काम जानता था कि ट्रेलब्लेजर्स में कुछ न कुछ अजीबोगरीब बातें होती हैं और फिर उसने गंभीर रूप से घायल की ओर देखकर कहा, क्या आप इसे खुद करना चाहते हैं या मुझे करना चाहिए? याकुरा। एको सुनगाकुरे के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक येकुरा के बारे में भी जानकारी थी। जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचते हुए उसने बंधे हुए 8 पूंछ वाले जानवर की ओर एक नज़र डाली और आह भरे बिना नहीं रह सका। किलबी द्वारा अपने 8 पूंछ वाले रूप को छोड़ने से इनकार करने का कारण किसी प्रकार की बाध्यता अवश्य ही होगी, और उसकी गति जिस पर उसे इतना गर्व था पहले वाले उस व्यक्ति के मुकाबले बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं हुई। कभी अजेय और शक्तिशाली रहा उसका शरीर प्रतिद्वंद्वी के हमले के आगे चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह नाजुक हो गया। उसके पूरे शरीर पर दरारें पड़ गईं और कई हड्डियां टूट गईं। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रसिद्ध येकुरा और उनके साथ मौजूद अन्य जोनीन का सामना करना केवल अपमानजनक ही होगा। लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर से नीली बिजली कड़कने लगी। उसने अपने सामने खड़े लोगों को देखा और आह भरी, एक जिसने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है। चलो मुझे देखने दो कि सुनागाकुरे का महान नायक वास्तव में कितना शक्तिशाली है। शोर शराबे को देखकर कवच पहने ट्रेया ने अपना सिर घुमाकर देखा। निंजा सचमुच जन्मजात लड़ाकू होते हैं। वे तो इस स्थिति में हमारे खिलाफ साजिश रचने की योजना भी बना रहे हैं। संघर्ष करना बंद करो। तुम्हें पाइनियर्स के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। श्री ताओ बहुत प्रतिशोधी हैं। यदि तुम विरोध करते रहे तो वह अपना क्रोध कुमोकुरे पर निकाल सकते हैं। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कुमोकुरे को कष्ट सहना पड़े, है ना? हालांकि येकुरा एक मानक मिशन उन्मुख निंजा है, लेकिन वह की कमजोरियों का भी पता लगा सकती है। उसके शब्दों ने तुरंत ए के चेहरे के भावों को जम जाने दिया। हालांकि तीसरे होकागे और 2 पूंछ वाले जिनचुरिकी अभी भी वहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति की भयावहता के बारे में सोचकर ए के पूरे शरीर में दर्द फिर से तेज हो गया। हमारे सुनागाकुरे गांव का उस व्यक्ति के साथ पहले कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन सबक सीखने के बाद हमने अब एक गठबंधन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। गांव को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि विकास का एक नया अवसर मिला है। येकुरा ने दवा की एक और खुराक डाली और फिर हथकड़ियां फेंक दीं। गांव की खातिर अपनी गरिमा का त्याग करना मृत्यु से भी कठिन विकल्प है। यह वास्तव में सीधा सादा था, लेकिन चूंकि येकुरा ने इसे इतना स्पष्ट कर दिया था और किलबी और उसके बगल के गांव के बारे में सोचते हुए उसने आह भरी, हथकड़ी उठाई और खुद पर पहन ली। लेकिन ठीक उसी क्षण आकाश से एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी। बादलों को चीरते हुए एक विशालकाय अजगर की छाया नीचे की ओर झपटी। पहले लोगों का पीछा करने के लिए अत्यधिक गति और फुर्ती की आवश्यकता होती थी, भले ही इससे थकावट हो जाती थी। लेकिन लौटते समय ताओयू को स्वाभाविक रूप से इतनी जल्दी नहीं थी। उसने लौटते समय आराम करने के लिए परग्रही ड्रैगन को बुलाया। ये देखकर कि लगभग अपनी जीवन शक्ति खो चुके 8 पूंछ वाले जानवर को दानव वृक्ष क्षेत्र के आगमन से लगभग सील कर दिया गया था, ताओयू ने आकाश से नीचे उतरने और सीधे उस थके हुए 8 पूंछ वाले जानवर के सिर पर खड़े होने में जरा भी संकोच नहीं किया, जो अपनी पूंछ वाले जानवर की छवि खोने के कगार पर प्रतीत हो रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और सीधे 8 पूंछ वाले राक्षस के सिर की ओर बढ़ा। पफटिल्ड। लोहे की कवच की मुहर तुरंत टूट गई। जब उसका सामना ताओयू से हुआ, जिसने पूंछ वाले जानवर को पूरी तरह से काबू में कर रखा था, तो किलबी के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था और उसे सीधे रियलिटी मार्बल में फेंक दिया गया, जहां वह वहीं जम गया। इस विशिष्ट खलनायक जैसे व्यवहार ने एको, जिसे अभी अभी हथकड़ी पहनाई गई थी, क्रोध से भर दिया। तुलना करना। जब किसी जिनचुरिकी के शरीर से पूंछ वाला जानवर निकाल लिया जाता है तो इसका मतलब मृत्यु होता है। अपने भाई के समान माने जाने वाले किलबी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर ए पूरी तरह से क्रोध से भर गया। ताओयू ने उदासीनता से उसकी ओर एक नज़र डाली। तुमने बिना किसी द्वेष के मेरी संपत्ति पर टेल्ड बीस्ट बॉलर्स छोड़े।
अगर मुझे मार्शल आर्ट का ज्ञान न होता तो शायद तुम डाकुओं ने मुझे पीट पीट कर मार डाला होता। ताओ यू के शब्दों ने ए को अवाक कर दिया। वह उनका खंडन करने में पूरी तरह असमर्थ थी। लेकिन किलर बी के निर्जीव शरीर को, जिसमें उसकी पूंछ वाले जानवर का सार नहीं बचा था, लताओं के बीच से गिरते हुए देखकर उसकी बाघ जैसी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब मेरी गलती है। मैं उनके स्वार्थों में अंधा हो गया था। मैं क्यों नहीं मरा? ए जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई और लगातार जमीन पर मुक्के मारती रही। हाथों में हथकड़ी की जकड़न के बावजूद भी वह जमीन को चकनाचूर करने में कामयाब रहा। उसे बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बेड़ियों की सतह भी चटकने और चरमराने लगी थी, लेकिन ए को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वह अंतहीन आत्मदोष में डूबी हुई थी। उकसाने वाले, भड़काने वाले और षड्यंत्रकारी होने के तिहरे लाभ के साथ ताओ यू ने यह भी पाया कि उसके वाक्पटुता कौशल में काफ़ी वृद्धि हुई है और इसका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। ए की आंतरिक कमियां कई गुना बढ़ गईं। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है, एक ऐसी शक्ति जो उसे बचा सकती है। ताओ यू किराबी के शव के पास खड़ा था, जिससे ए को आशा की एक किरण दिखाई दी। क्या तुम पागल हो? वह मर चुका है। उसे वापस लाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? मूर्ख मत बनो, यह इसके लायक नहीं है। ट्रेया असल में ये देखना चाहती थी कि परग्रही ड्रैगन अपने साथ कौन से दो जीव लेकर आया है, लेकिन ताओ यू की बातें सुनकर वह चौंक गई। वह तुरंत उसके पास कूदी और उसे चेतावनी दी। भावनाओं की इस सच्ची अभिव्यक्ति, जिसमें जरा भी दिखावा नहीं था, ने ताओ यू से प्रशंसा प्राप्त कर ली। ये टीम वर्क बिल्कुल सही है। ट्रेया को स्कर्ट वाले कवच में इतना आकर्षक देखकर ताओ यू को लगा कि वह इस रूप में काफ़ी प्यारी लग रही है और उसने अगली बार इसे पहनने का फैसला किया। ताओ यू और ट्रेया की बातचीत सुनकर एने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। सर, इस हमले के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि उसे बचा लीजिए, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न देनी पड़े, कृपया ले लीजिए। हाँ, तुम्हें लगता है कि अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हारी जान खुद नहीं ले लूंगा। ताओ यू मुस्कुराया। ए का व्यक्तित्व लुओ शा की तुलना में अधिक उग्र और स्पष्टवादी था। असल में ये फिल्म स्टार बनने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ताओ यू की बातें सुनकर एक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ, अब तो उसे मारना पलक झपकते ही आसान हो जाएगा। मुझे कुमोकुरे और दो पूंछ वाले जिनचुरिकी का समर्थन चाहिए। बेशक, इसके बदले में मैं दो पूंछ वाले जिनचुरिकी के जीवन की गारंटी दूंगा। ताओ यू ने अपनी शर्तें रखीं, लेकिन उसके बगल में खड़ी ट्रेया ने जल्दबाजी में कहा, हमारे पास गठबंधन बनाने के अन्य तरीके हैं। अब जब हमारे पास किरिगाकुरे और सुनागाकुरे हैं, तो एक और निंजा गांव बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रेया की बातें सुनकर ए घबरा गई, मानो उसे डर था कि ताओ यू अपना मन बदल लेगा। मैं सहमत हूँ, मैं हर बात से सहमत हूँ। मैं गांव की चौथी पीढ़ी का आया हूँ और मैं गांव की ओर से यह निर्णय ले सकता हूँ। हालांकि कुमोकुरे का प्रभार अभी भी तीसरे रायकागे के पास है, लेकिन ए के बयान के बाद परिणाम पहले ही तय हो चुका था। निंजा गांवों को भविष्य और आशा की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे सुनागाकुरे के चियो और एबिजो ने रासा के फैसले पर आपत्ति नहीं जताई थी। इस बार उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला हिडन क्लाउड विलेज और भी सरल प्रतीत हुआ। मुझे याद है कि उनके पास स्वर्गीय वितरण तकनीक भी थी। ये कुछ हद तक टेलीपोर्टेशन एरे के समान है, हालांकि इसकी कई सीमाएं हैं और दूरी टेलीपोर्टेशन डिवाइस जितनी नहीं है, लेकिन इसका महत्व फिर भी काफ़ी होना चाहिए। हालांकि मुझे धुंधला सा याद है कि स्वर्गीय परिवहन तकनीक अंतरिक्ष समय निंजुत्सु नहीं लगती। ये तो बस तीव्र गति से परिवहन के लिए विशुद्ध शारीरिक बल का प्रयोग है, और यह कहना मुश्किल है कि यह निंजा जगत के बाहर काम कर सकती है या नहीं। इसे देखे बिना कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। हालांकि हाथ में 8 पूंछ वाला पत्ता और जल्द ही मिलने वाला 2 पूंछ वाला पत्ता, साथ ही एक ही विभिन्न बिजली रिलीज तकनीकें और कैदियों द्वारा बाद में प्रकट किए जाने वाले सोने के सिक्के और जानकारी के साथ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ है। लॉर्ड टेन की मौजूदा ताकत और 3 विद्रोही तत्वों की मौजूदगी से अमीर लड़की का दिल जीतना काफ़ी होगा। इससे उनके पुराने कर्ज भी चुक जाएंगे और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। प्रकृति के उपहारों के लिए धन्यवाद। स्टॉप। अध्याय 521 हत्यारों का संघ। अध्याय 521 हत्यारों का संघ। क्या तुम सचमुच ठीक हो? ट्रेया ने ताओ यू को संदेह भरी नज़रों से देखा। जिस तरह से ताओ यू का चेहरा पहले उस व्यक्ति को बचाने के बाद पीला पड़ गया था, उससे संकेत मिलता था कि मामला बहुत गंभीर था। ये कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। ये आदमी सचमुच मरा नहीं है। ताओ यू के शब्दों से ट्रेया को राहत मिली। ये स्पष्टीकरण सुनकर कोई भी स्वाभाविक रूप से कल्पना कर सकता है कि ताओ यू ने किसी प्रकार की सीलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया होगा और बाद में उस प्रतिबंध को हटा दिया गया होगा। आखिरकार इस बार ताओ यू की सीलिंग क्षमता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई और वे किसी भी तरह से उसकी अविनाशी और चकाचौंध भरी आभा से कमजोर नहीं थीं। नहीं, यह उससे भी अधिक शक्तिशाली है। हालांकि ट्रेया ने 8 पूंछ वाले जानवर की असली शक्ति को नहीं देखा था, फिर भी पहले टेल बीस्ट बॉल हमले के बचे हुए प्रभावों ने उसे बेचैन महसूस कराया।
और इन दोनों लोगों के बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी नहीं है? वह काफ़ी ताकतवर है, बिजली की जादूगरी में माहिर है और उसने टेलीपोर्टेशन प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए किसी अज्ञात तरीके का इस्तेमाल किया है। ताओ यू ने तेंग लियांगहोंग और हुआओ पेई को उस परग्रही ड्रैगन की पीठ से बंधी जंजीरों से खींचकर मुक्त कर दिया। तेंग लियांगहोंग ने उसके कई पत्ते देखे थे और उससे सवाल पूछने के बाद उसे निश्चित रूप से ऐसा करना होगा और देखना होगा कि क्या वह चीज़ों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने दे सकता है। बिजली की वह तकनीक वाकई प्रभावशाली थी। उनके पास तरह तरह की छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अभी तक कुछ भी उपयोगी नहीं मिला है। मौका मिलने पर वे इन्हें बेच सकते हैं। हालांकि पहले थेरेसा के साथ जानकारी का आदान प्रदान करना अभी भी आवश्यक है और फिर बाद में स्वप्न संचार का उपयोग करके गहन पूछताछ करना आवश्यक है। हालांकि मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन आपके विवरण और शक्ल सूरत के आधार पर वह व्हाइट स्टार स्टेट में असैसिन एलायंस के एक सक्रिय सदस्य और शैटर्ड स्टार कोडनेम वाले एक शीर्ष हत्यारे होने चाहिए। थेरेसा ने होप की ओर इशारा किया। उसकी तैरती हुई तोपें और उनके उड़ने का तरीका काफ़ी अनोखा है। इसके अलावा चूंकि यह पूरी तरह से यांत्रिक संशोधन है, इसलिए इसका स्वरूप बदला जा सकता है। इस बार इसने स्टारशाइन सिटी के यांत्रिक संशोधन विभाग से एक सीमा तोड़ने वाले यंत्र को प्रतिस्थापित किया है। बेशक ये भी संभव है कि यह सीमा तोड़ने वाला व्यक्ति शुरू से ही एक उपनाम रहा हो, इसीलिए थेरेसा केवल दिखावट के आधार पर निर्णय नहीं ले सकती थी। यह अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकता है। इसमें घातक तैरते हुए तोपों से हमले करने की क्षमता है, ये बेहद तेज गति से पीछे हट सकता है और इसमें प्रकाशीय छलावरण की क्षमता भी है। हालांकि हॉज एक यांत्रिक रूप से संशोधित व्यक्ति है, लेकिन ये स्वाभाविक ही लगता है कि वह हत्या के माध्यम से अपना नाम कमा सकता है। इसके अलावा ताओ यू को यह भी एहसास था कि उसका आध्यात्मिक स्तर भी कमजोर नहीं था। ये केवल शुद्ध ध्यान तकनीकों की सुरक्षा ही नहीं थी, बल्कि किसी प्रकार की इच्छाशक्ति से प्राप्त एक विशेष गुण भी था। हत्यारों का गिरोह, तो यह व्यक्ति भी हत्यारों के गिरोह से ही होगा। मैं चोरों के गिरोह के बारे में तो जानता हूँ, क्या हत्यारों का गिरोह भी उसी तरह का संगठन है? ताओ यू को पहले से ही काफ़ी नई जानकारी थी, लेकिन उसने अपना अधिकांश समय नए क्षेत्रों की खोज में बिताया, इसलिए उसने जानकारी को सरसरी तौर पर ही पढ़ा। चूंकि उसका पहले कभी भी असैसिन एलायंस से सामना नहीं हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये कुछ हद तक समान है। ये भी एक ऐसा संगठन है जो कई शहरों में फैला हुआ है, लेकिन ये चोरों के गिरोह की तुलना में अधिक संगठित है। ये खुफिया जानकारी के लिए चोरों के गिरोह के साथ सहयोग भी करता है, जबकि हत्यारों का गिरोह व्यवहारिक मिशनों पर अधिक जोर देता है। ताओ यू ने ट्रेया की बात पर सिर हिलाया। चोरों का गिरोह एक प्लेटफॉर्म की तरह है, जबकि हत्यारों का गिरोह, हालांकि यह भी एक प्लेटफॉर्म जैसा दिखता है, लेकिन इसके भीतर मौजूद हथियारों को नियंत्रित करने की अधिक मजबूत क्षमता रखता है। फिर ट्रेया ने बंधे हुए तेंग लियांगहोंग को कुछ झिझक के साथ देखा, क्योंकि उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था और उसकी शक्ति प्रकट नहीं हो रही थी। क्या आपको पूरा यकीन है कि यह सीमा से अधिक हो गया है? पुष्टि हो गई है। समय मिलने पर वह हैकनान परिवार की पैतृक भूमि को नष्ट कर सकता है। ताओ यू ने एक ऐसा उदाहरण दिया जिससे ट्रेया क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। इमारतों को ध्वस्त करने की क्षमता के मामले में ट्रेया बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। करुणा तलवार नियमावली से आध्यात्मिक समर्थन प्राप्त करने के बाद उसकी शक्ति एकीकृत हो गई है और हाल ही में उसकी ताकत में सुधार हुआ है। लेकिन पूरे हैकनान परिवार के क्षेत्र को नष्ट करना अभी भी कुछ ज्यादा ही है। पहाड़ पर पहले की गई बमबारी से केवल भूस्खलन हुआ था। ठीक है, आप पहले उस युवती से संपर्क करें और स्थिति समझाएं। मैं उससे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करूंगा। ताओ यू जानती थी कि ट्रेया को भी जानकारी की कमी का सामना करना पड़ रहा होगा, इसलिए उसने स्वप्न संचार की तैयारी के लिए एक अनुष्ठान स्थापित करना शुरू कर दिया। शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए समारोह काफ़ी औपचारिक था, जिसमें आध्यात्मिक मोमबत्तियां जलाना और एक आध्यात्मिक दीवार का चित्र बनाना शामिल था। हालांकि होप की मानसिक शक्ति कमजोर नहीं है, फिर भी उसे एक विशेष मॉड्यूल का समर्थन प्राप्त है। हालांकि अपने पूरे शरीर पर मोहर लगे होने के बावजूद ये ताओ यू के गंभीर आध्यात्मिक संवाद का विरोध करने में असमर्थ था। ये जल्दी ही ताओ यू की लय में समा गया और अपने सपनों में अचेतन रूप से कुछ संबंधित यादों को याद करने लगा। बहुत बढ़िया, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपके कौशल और क्षमताएं बिल्कुल मेल खाती हैं। निरंतर प्रयास से आप केवल विनाशकारी शक्ति के मामले में असाधारण तबाही के स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। हे भगवान तेंग, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं अपना प्राणों की सेवा में समर्पित कर दूंगा। जैसे जैसे तेंग लियांगहोंग और हुआओ पेई की बातचीत आगे बढ़ती गई, ताओ यू को काफ़ी कुछ पता चलता गया। व्हाइट स्टार स्टेट असैसिन एलायंस के चौथे सदस्य तेंग लियांगहोंग, हथियारों के संघ के आपदा स्तर में नंबर 1 व्यक्ति। पहले तीनों ही बेहद विनाशकारी प्राणी हैं, जिनमें से सबसे शक्तिशाली के पास तो विनाशकारी प्राणियों के खिलाफ सफल हत्याओं का रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा उनके अभियान में वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कभी सामने नहीं आया।
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भविष्यवाणी करने की क्षमता और जादू टोने का मुकाबला करने की विधियां हैं। वे उसे पुजारी कहकर पुकारते थे। होप की स्मृति में ये पुजारी हमेशा एक तेज रोशनी में दिखाई देता था और उसकी आवाज़ काफ़ी विकृत थी, संभवतः किसी प्रकार की भविष्यवाणी विरोधी तकनीक का प्रयोग किया गया था। उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह @ प्रदूषण के फैलने के साथ ही दूसरे पक्ष के साथ हुए कुछ संबंधित समझौतों की जानकारी भी प्रदूषण के कारण धुंधली हो गई। लेकिन ताओ यू को भी लगा कि मामला थोड़ा पेचीदा है। उन्होंने ऐसे आदमी को क्यों भेजा? इसने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। इसने पहले भी एक खतरनाक हत्यारे की हत्या की है। ताओ यू मन ही मन सोचने लगा, दुश्मन के पास भविष्यवाणी करने और भविष्यवाणी का प्रतिकार करने की क्षमता है और हमारे पास भी यही क्षमता है। इसलिए तेंग लियांगहोंग को पकड़ने की खबर अभी तक सीमित मात्रा में ही फैली होगी। जब वे लौटे तो दोनों को एक परग्रही ड्रैगन की पीठ पर जंजीरों से बांधा गया था और ट्रेया को अभी अभी पता चला था कि वे कैसे दिखते थे। किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से और अपनी ही भविष्यवाणी के आधार पर उन्हें शायद ये भी पता न हो कि उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भले ही लंबे समय से कोई संपर्क न हुआ हो जिससे अटकलें लगने लगी हों, लेकिन यह अधिक संभावना है कि सन परिवार का कोई प्रभावशाली व्यक्ति जो यहाँ मछली पकड़ने आया था उसने तेंग लियांगहोंग का पता लगा लिया हो। ये सबसे तार्किक व्याख्या है। तेंग लियांगहोंग इतना सतर्क क्यों था? मुझे भी ठीक इसी बात की चिंता है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि उसने घुसपैठ कैसे की। फिर ताओ यू ने बंधे हुए तेंग लियांगहोंग की ओर देखा और कहा, चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि होप की सफलता की तुलना में भले ही तेंग लियांगहोंग को सील कर दिया गया हो, फिर भी उसके लिए होप के सपने में घुसपैठ करना बेहद मुश्किल है। तुम क्या करना चाहते हो? हार मान लो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मानसिक शक्ति से मेरे क्षेत्र पर आक्रमण कर सकते हो? तेंग लियांगहोंग को ताओ यू के प्रयास का आभास हो गया और वह कुछ हद तक चिंतित हो गया। उसके रवैये को देखकर लगता है कि ताओ यू ने उस पर काफ़ी दबाव डाला, लेकिन वह उसका बचाव करने में कामयाब रहा। तुम यहाँ कैसे मिला? पूरी तरह से घुलमिल न पाने के कारण ताओ यू ने भौहें चढ़ाईं और पहल करते हुए एक प्रश्न पूछा। इसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष भविष्यवाणी के माध्यम से सूचना की सत्यता या असत्यता का निर्धारण करना है, जिससे उसकी वैधता सुनिश्चित हो सके। ऊर्जा स्तर पर प्रतिबंध लगाने में कुछ खामियां हैं। मैंने केवल अपने भौतिक शरीर को मुक्त किया और ऊर्जा के रूप में आत्मशीलीकरण की प्रक्रिया पूरी की। यह एक जोखिम भरा कदम था। बात बस इतनी है कि मेरी इस क्षमता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उन्होंने इसके लिए कोई उचित सावधानी नहीं बरती है। तेंग लियांगहोंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला। दूसरे पक्ष ने होप के बारे में गहन छानबीन की और कुछ जानकारी प्राप्त की। यह कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है और वास्तव में इसे कुछ अनुमानों और विकल्पों को हटाकर समझा जा सकता है। हालांकि बहुत कम लोग उसकी आत्मसील करने और दूसरों को अपने ऊर्जा रूप में वश में करने की क्षमता के बारे में जानते हैं, फिर भी कुछ विवरणों और एक हत्यारे गठबंधन के रूप में उसकी पहचान के आधार पर लोगों के लिए उससे संबंध जोड़ना आसान है, इसलिए इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री ताओ, 8 भुजाओं वाले वज्र, आपकी क्षमताएं हत्या के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। आप जन्मजात हत्यारे हैं, इसलिए हमारा हत्यारों का संघ आपके शामिल होने के लिए एकदम सही है। तेंग लियांगहोंग ने न केवल जानकारी प्रदान की, बल्कि लोगों को लगातार उकसाकर खुद को बचाने का प्रयास भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ताओ यू ने भी भविष्यवाणी के माध्यम से यह महसूस किया कि दूसरा पक्ष वास्तव में कुछ हद तक ईमानदार था। हालांकि भले ही भविष्यवाणी सर्वशक्तिमान न हो, ताओ यू को अब इसके बारे में कुछ भी करने का कोई अंदाजा नहीं है। महज 2 साल में ही वह आपदा प्रबंधन का विशेषज्ञ बन गया। हालांकि वह काफ़ी ताकतवर हो चुका था, फिर भी उसे बाहर जाने देना और उसकी युद्ध शैली के बारे में जानकारी उजागर करना बहुत जोखिम भरा था। सफल होने से पहले मुझे कम से कम खुद को फिर से मजबूत करना होगा। मसाले बिक्री के लिए शुरू में मैंने अमीर लड़की के वास्तविक दुनिया से लौटने का इंतजार करने और फिर उसे इन्हें बेचने का काम सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि यह खबर यहाँ फैले, मैं सीधे राज्य की राजधानी जाकर एक बैच बेच दूंगा और पहले अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा स्थापित करूंगा। जब ताओ यू इस बारे में सोच रहा था, तभी उसकी परछाई तेंग लियांगहोंग को घेरने लगी। जैसे ही तेंग लियांगहोंग ने महसूस किया कि अंधेरा धीरे धीरे उसकी दृष्टि को घेर रहा है, वह चौंक गया और फिर वह बार बार बोलने लगा, तुम पागल हो। अगर मुझे जिंदा पकड़ा जाए तो मैं कहीं ज़्यादा उपयोगी साबित होऊंगा। तुम तो हत्यारों के गिरोह से मुझे छुड़ाने के लिए फिरौती भी दिलवा सकते हो। उफ! धीरे धीरे उसका मुंह एक चिपचिपी काली छाया से ढक गया और तेंग लियांगहोंग अब बोल नहीं पा रहा था, केवल दबी हुई आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। पूरी तरह से काली मिट्टी से ढका हुआ मानवाकार शरीर डामर में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था, जो लगातार मुड़ता और घूमता रहता था। फिर चेहरे की विशेषताएं धीरे धीरे धुंधली हो गईं, शरीर के उभरे हुए हिस्से धीरे धीरे गोल हो गए और अंत में ये धीरे धीरे गायब हो गया। आध्यात्मिकता को ग्रहण कर लिया गया है।
इसकी पुष्टि के लिए स्वप्न आधारित एक और आध्यात्मिक संवाद करना ठीक रहेगा। ताओ यू ने इसे भांप लिया और सिर हिलाया। हालांकि ये प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही है क्योंकि यह उपयुक्त प्रणाली नहीं है। फिलहाल इसने प्रतिद्वंदी के शरीर और आत्मा को बलपूर्वक विघटित कर एक विशेष क्षमता के समान एक गोला बना लिया है, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग करना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें दूसरी बार देवत्व प्राप्त करने के लिए वास्तव में इंतजार करना पड़ेगा। जब ताओ यू इस बारे में सोच रहा था तो उसने एक बार फिर अपने सपनों के माध्यम से आत्माओं से संवाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने जीते जी जमकर प्रतिरोध किया, लेकिन मरने के बाद उन्हें अधिक आज्ञाकारी होना चाहिए। जैसे जैसे स्मृतियों के टुकड़े उसकी आंखों के सामने आने लगे, ताओ यू को बाद में कुछ अफसोस के साथ पता चला कि इस व्यक्ति के पास चीज़ों को गुप्त रखने के और भी कई तरीके थे। स्मृतियों को सावधानीपूर्वक अलग अलग करने के बाद भी वह केवल कुछ अपेक्षाकृत सामान्य जानकारी ही जुटा सका। छी तुम्हारी जीवनशैली देखने का क्या फ़ायदा, सरासर व्यर्थ है। स्टॉप। अध्याय 522 वर्तमान दुनिया में वापसी। अध्याय 522 वर्तमान दुनिया में वापसी। ओह, क्या आप पहले वापस जा रहे हैं? ताओ यू की योजना के बारे में सुनकर ट्रेया कुछ हद तक हैरान रह गई। जी हाँ, यह मामला काफ़ी पेचीदा है। जब मैडम वापस आएंगी तो आप उन्हें संक्षेप में समझा देना। ताओ यू एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसने ट्रेया को संक्षेप में समझाने का फैसला किया। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है। एक धनी महिला ने उससे सिहान तलवार नियमावली को समझने में मदद करने के लिए कहा था, इसलिए वह अंततः कुछ बातें समझ जाएगी। वह व्हाइट स्टार स्टेट असैसिन एलायंस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसने वास्तव में टेलीपोर्टेशन की सीमा को पार कर लिया था। उसने किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया और फिर खुद को सील कर लिया। ताओ यू की बातों से ट्रेया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वाकई हद पार हो गई थी? इतनी मेहनत के बाद ये सिर्फ थोड़ा सा ही तो नहीं होना चाहिए, है ना? वह व्यक्ति वाकई में हत्यारों के गिरोह का एक महत्वपूर्ण सदस्य होना चाहिए। आपने सचमुच इतने शक्तिशाली व्यक्ति को जीवित पकड़ लिया। हालांकि हत्यारों का गठबंधन सन परिवार जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी बैक्सिंग प्रांत में इसकी प्रतिष्ठा और रुतबा है। विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के गंदे कामों की वास्तव में मांग है, जो इसे चोरों के गिरोह के लिए एक आदर्श पूरक बनाता है। परिणामस्वरूप घुसपैठ करने में कामयाब रहे सभी प्रभावशाली व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। आप जैसी युवती भी ऐसा नहीं कर सकती, या शायद सेल्फ सीलिंग के बाद रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन फिर भी होप की गिरफ्तारी अपने आप में बेहद निंदनीय है। यहाँ शैमन और वह 8 पूंछ वाला जानवर भी है, साथ ही कई सीमा तोड़ने वाले और शक्तिशाली आदिवासी भी हैं। वास्तव में एक प्रभावशाली सूची। आश्चर्यचकित मत होइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपको छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ नश्वर दुनिया में वापस आ जाए और इस बारे में उस युवती के अलावा किसी को मत बताना। ताओ यू के शब्दों ने ट्रेया की आंखों में चमक ला दी। मैं दूसरे व्यक्ति की बात समझ गया हूँ। क्या आपको इस बात की चिंता है कि इस व्यक्ति के शक्तिशाली सहयोगी हो सकते हैं? ताओ यू ने ट्रेया से एहतियात के तौर पर उसके साथ वापस चलने को कहा। सामान्यतः चूंकि उन्होंने भविष्यवाणी में भी बाधा डाली थी, इसलिए सूर्य परिवार का सीधे सामना न कर पाने वाली गुप्त शक्तियां इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करतीं। कौन जाने, कहीं ये भी कोई जाल तो नहीं है। शेष येकुरा और उसके आदमी स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त हैं। अच्छा ऐसा है। हालांकि ट्रेया अभी छोटी थी, लेकिन उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था और वह ताओ यू के कहने का मतलब मोटे तौर पर समझ सकती थी। हालांकि उसके शब्द पहले से ही कुछ हद तक गंभीर लग रहे थे। तो हमें उस युवती को याद दिलाना होगा, ट्रेया ने कुछ रहस्यमय ढंग से कहा। इसका मतलब यह है कि सन शियू को सन परिवार के उन शक्तिशाली सदस्यों को भी सक्रिय करना चाहिए जो यहाँ छिपे हुए हैं। शायद हत्यारों के गठबंधन का वह महत्वपूर्ण व्यक्ति घात लगाकर बैठा था, सुन शियू या सुन शिकिंग की हत्या करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता है। क्या इस समय राज्य की राजधानी में कोई विशेष स्थिति है? क्या पिछली बार का मामला सुलझ गया है? ताओ यू को अभी भी याद था कि पिछली बार जब वह यहाँ आई थी, उससे पहले दिकारोन परिवार के फोंटे की अचानक मृत्यु हो गई थी और इसका सारा दोष लगभग उसी पर मढ़ा गया था। हालांकि वह इतना दृढ़ निश्चयी था कि उसने जांच करने आए स्टिच की पिटाई कर दी और इस तरह जबरदस्ती लेबल हटा दिया। लेकिन इस तरह की घटना का होना यह दर्शाता है कि किसी ने उन्हें, या यूं कहें कि वहां स्थित सन परिवार के कार्यालय को, मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है और उन्हें अपने निशाने पर रखा है। यह कोई गंभीर बात नहीं है। इसके विपरीत, राज्य की राजधानी में हमारे एक सीमा रक्षक की तैनाती की पुष्टि होने के बाद कुछ ताकतों ने अपना रुख काफ़ी नरम कर लिया है। हालांकि हम पर कुछ अप्रत्यक्ष प्रतिबंध भी लागू होंगे। जब तक हम सक्रिय रूप से हस्तक्षेप नहीं करते, फिलहाल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सन परिवार का मूल रूप से राज्य की राजधानी में केवल एक ही कार्यालय था और प्रभारी व्यक्ति चूफा नामक एक शक्तिशाली वरिष्ठ भागीदार थे और यह स्थान अपेक्षाकृत दूरस्थ उपनगर में स्थित था।
दूसरे शब्दों में, जब वे टेलीपोर्टेशन डिवाइस लेने आए तो वे अपने साथ कुछ और लोगों को ले आए, जिससे वे पूरी तरह से अदृश्य हो गए। अब एक संदिग्ध सीमा तोड़ने वाले के सामने आने के कारण इस पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन बस इतना ही। अच्छी बात है। ये सुनकर कि इस दौरान कोई और प्रभाव नहीं पड़ा, ताओ यू ने सिर हिलाया। हालांकि अगर आप वापस जाते हैं तो आप कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। टेरेसा भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि राज्य की राजधानी वास्तव में कंपनी का क्षेत्र नहीं थी और उसका प्रभाव बहुत कम था। ये सामान्य बात है जब तक आप कोई परेशानी पैदा नहीं करते। नवविकसित क्षेत्र में सन परिवार के हित, स्क्रिप्चर पवेलियन के हित और यहाँ तक कि उनकी व्यक्तिगत ताकत भी डिकारोन परिवार के समान ताकतों से गहन संपर्क को आकर्षित कर सकती है। हालांकि फिलहाल उनकी राज्य सरकार से कोई मांग नहीं है, ये तो सिर्फ सामान भेजने और खरीदने का एक बड़ा मंच है, और वे फिलहाल किसी भी विवाद में शामिल नहीं होना चाहते हैं। जैसे ही उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदला, ताओ यू प्रांतीय राजधानी में अपने वर्तमान कमरे में लौट आए। जब मैं वहां से गया था तब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। ताओ यू ने एक दर्जन टैरो कार्ड निकाले, उन्हें लापरवाही से बिखेर दिया और कुछ कार्ड निकाले। कार्डों पर बने पैटर्न को देखकर ताओ यू को कुछ हद तक सुकून मिला। कुछ संभावित परेशानियां हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ऐसा लगता है कि फोंटे की मौत का मामला सुलझ गया है। मुझे बस इतना नहीं पता कि उन्हें कुछ मिला है या नहीं। बिना किसी कारण के सारा दोष मुझ पर मरना ठीक नहीं है। ताओ यू हमेशा दूसरों पर दोष मरने वाली रही थी, लेकिन इस बार उसे अप्रत्याशित रूप से किसी और के पद पर फंसा दिया गया, जिससे उसे कुछ हद तक आक्रोश महसूस हुआ। हालांकि फोंट खुद भी सीमाओं को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने इतने शांत भाव से ऐसा दृश्य रचा जिससे पता चलता है कि पहल करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं था। अगर उनके पीछे की ताकतों को भी शामिल कर लिया जाए तो फोंट खुद भी शायद इसे संभाल नहीं पाते। तो अंततः बात ताकत पर ही आकर रुकती है। ताओ यू, जिसने शुरू में सोचा था कि आपदा स्तर की सीमा पर उसकी ताकत पर्याप्त है, अचानक फिर से बेचैन महसूस करने लगा। डिकारोन परिवार भी एक शक्तिशाली परिवार है जिसकी उपस्थिति आपदा स्तर की है, इसलिए वे निश्चित रूप से सही लोगों को लक्ष्य के कम से कम करीब तैनात करने में सक्षम होंगे। इस समय तक ट्रेया को ध्यान से सफलतापूर्वक लौट आना चाहिए था और दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ जाना चाहिए था। क्या हम साथ आना चाहेंगे? ताओ यू ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह वहां सामान बेचने आए हैं। 2 टन से अधिक परिष्कृत मसालों के अलावा ताओ यू ने बड़ी मेहनत से 30 टन से अधिक कच्चे उत्पादों को भी स्क्रॉल में सील कर दिया। इस कच्चे उत्पाद का अपने आप में कोई खास प्रभाव नहीं होता, ये केवल आपकी कुछ इच्छा शक्ति को अवशोषित कर सकता है और आपको ऊर्जा का एक बढ़ावा दे सकता है। हालांकि अब जबकि हमारे पास परिष्कृत मसालों का एक हिस्सा है, तो ये देखना वास्तव में काफ़ी आवश्यक है कि क्या राज्य में ये ताकतें उन्हें परिष्कृत करने के अन्य तरीके भी खोज सकती हैं। वर्तमान में मसालों को परिष्कृत करने का काम पूरी तरह से हरकनान परिवार की शेष मशीनरी पर निर्भर करता है। हालांकि ताओ यू को लगा कि राज्य सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने का रास्ता खोजने की संभावना अधिक है। ठीक उसी तरह जैसे अतीत में नकली सोने के पाउंड नोटों का चलन था, राज्य की राजधानी में पहले से ही एक काफ़ी विकसित औद्योगिक श्रृंखला है जिसकी तुलना स्टार सिटी से नहीं की जा सकती। इसीलिए ताओ यू कच्चे मसाले भी साथ ले आया था और उसे विश्वास था कि वह उन्हें एक साथ बेच सकेगा। अच्छा, बेहतर होगा कि इसे 2 अलग अलग लोगों के साथ निपटाया जाए। चलिए ऑल गुड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के साथ ही काम करते हैं। ताओ यू ने एक पल के लिए विचार किया। ऐसा नहीं था कि उन्हें वानहुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। अगर मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता तो उन्हें लगता था कि ऐसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विश्वसनीयता बहुत कम होती है। लेकिन कम से कम राज्य की राजधानी में या बैक्सिंग राज्य में वानहुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि शिंग्याओ कंपनी से भी बड़ा एक व्यापक अंतरशहरी वाणिज्यिक समूह है, वास्तव में अधिक विश्वसनीय है। बस इतना है कि कीमत कम हो सकती है। मसाले काफ़ी समय से बाजार में हैं और मेरा अनुमान है कि ऑल गुड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन को इनके नमूने मिल चुके हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो शेल्फ लाइफ बढ़ा सकती है हमेशा से ही बहुत डिमांड में रही है। तेरिये ने एक पल सोचा और फिर कहा। ताओ यू ने इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि न तो उनके द्वारा उगाई जाने वाली रक्तमयी चिड़ियों और न ही मसालों का जीवन काल बढ़ाने पर कोई खास प्रभाव पड़ता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका लंबे समय तक सेवन करने पर ही ध्यान देने योग्य परिणाम मिलते हैं। फिर भी अभी भी बहुत से लोग इसे दीर्घकालिक रूप से अपनाने के इच्छुक हैं। सभी प्रणालियां और क्षमताएं दीर्घायु प्रदान नहीं कर सकती और जीवन को बढ़ाने के समान तरीकों की आमतौर पर एक ऊपरी सीमा होती है। यह अतिरिक्त विधि निश्चित रूप से खूब बिकेगी। अन्यथा ताओ यू को इतना भरोसा नहीं होता कि वह उन वस्तुओं को वापस ला सकता है और अपने पेशे में दूसरी बार देवत्व प्राप्त कर सकता है। स्टॉप अध्याय 523 सैकड़ों मिलियन डॉलर का सौदा। अध्याय 523 सैकड़ों मिलियन डॉलर का सौदा। ये मसाला है जो स्टारशाइन सिटी में विकसित एक अपेक्षाकृत नया उत्पाद प्रतीत होता है।
यदि आपके पास यह है तो हमारा व्यापारी संघ इसे बिना किसी सीमा के खरीद लेगा। सन परिवार के निवास स्थान के बाहरी इलाके में स्थित वानहुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शाखा में भी होठों के कोने पर तिल वाले लॉबी मैनेजर मसालों के स्रोत का सटीक पता लगा सकते थे। ये बैक्सिंग प्रांत के प्रमुख वाणिज्य मंडल के गहन प्रभाव को दर्शाता है जो कई शहरों में कार्य कर सकता है। बैक्सिंग प्रांत में नंबर 1 का खिताब मिलने से ऑल गुड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन को कई सुविधाएं और लाभ प्राप्त होंगे। जब आप ये सोचते हैं कि क्या बेचना है या क्या खरीदना है तो ये पहली चीज़ है जो आपके दिमाग में आती है और लगातार सभी प्रकार के संसाधनों को आकर्षित करती है। एक बार लेन देन की मात्रा बढ़ जाने पर भले ही लाभ मार्जिन कम हो जाए, फिर भी आय अन्य वाणिज्य मंडलों की तुलना में कहीं अधिक हो सकती है। इसके अलावा लाभ मार्जिन भी बहुत कम नहीं हो सकता है। क्या आपके आदरणीय व्यापारी इस तरह के अशुद्ध उत्पाद को स्वीकार करेंगे? इसके बाद ताओ यू ने एक कच्चा नमूना निकाला। वही लॉबी मैनेजर था। नमूना देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने उसे अपनी उंगलियों से उठाया और आपस में रगड़ा। उसकी आंखों में धीरे धीरे हल्की नीली रोशनी दिखाई दी और उसने उसे अपनी नाक के पास लाकर सूंघा भी। ये वास्तव में एक अपरिपक्व उत्पाद है। ऐसा लगता है कि पहले वाला मसाला इसी से निकाला गया था। इसमें मौजूद अशुद्धियां भी काफ़ी विचित्र हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी प्रकार के कीट का मल हो। निष्कर्षण अनुपात संभवतः 10 से 12 के बीच है, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। फिर खूबसूरत लॉबी मैनेजर ने ताओ युदाओ को कुछ अजीब से भाव से देखा। महोदय, क्या आपको कोई मसाले की खान मिली है? मुझे आश्चर्य है कि आपके पास कितनी मात्रा में मसाला है और उत्पादन की मात्रा कितनी है। उसकी छाती की हलचल की आवृत्ति में हो रहे बदलावों को देखकर लॉबी मैनेजर को कुछ आशंका हुई और वह कुछ हद तक बेचैन दिखाई दी। ये बड़ा सौदा है। क्या आपके पास इस तरह का अधिकार है? ताओ यू ने भी बहुत सीधे तरीके से सवाल पूछा। उन्होंने स्वीकार किया कि लॉबी मैनेजर अत्यधिक योग्य था और उसके पास उत्कृष्ट मूल्यांकन कौशल था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये तो उपनगरों में स्थित एक शाखा मात्र है। यहाँ लोगों द्वारा सीखे गए कुछ कौशल अस्थायी रूप से अन्य स्थानों से स्थानांतरित किए गए थे। यदि मात्रा अधिक नहीं है, सैकड़ों मिलियन डॉलर का सौदा। ताओ यू के शब्दों से दूसरी महिला के सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी झलक गई, लेकिन उसने फिर भी दबे स्वर में अपने बगल में बैठी ट्रेया की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया और एक पल के लिए सोचने के बाद आह भरी। ये वास्तव में मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मैं आपकी ओर से एक विशेषज्ञ को भेजने की व्यवस्था करूंगा। मेरा नाम शियाओ होंग है। क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि भविष्य में संपर्क के लिए हम एक दूसरे की संपर्क जानकारी साझा करें? ... वाह टिल्डर। एक तेज आवाज के साथ ताओ यू ने एक आकृति को स्केटबोर्ड पर तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा और वह दूसरी मंजिल की बालकनी पर उतर गई। वह गोरे रंग का था और उसकी दाढ़ी नहीं थी, साथ ही वह औसत से अधिक सुंदर दिखता था, जिससे उसकी सही उम्र का अनुमान लगाना असंभव था। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक उपयुक्त और अच्छी तरह से फिट होने वाली वर्दी पहनी हुई थी। मेरा नाम ट्रूमैन है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्रय विभाग का प्रमुख हूँ। मैं जल्दी में आया हूँ और शायद थोड़ा अभिमानी हो गया हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, आदरणीय अतिथि। ताओ यू ने चूमेन को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे संकट की एक स्पष्ट अनुभूति महसूस की। ये निश्चित रूप से किसी साधारण सीमा तोड़ने वाले की तरह आसान नहीं है। ये भले ही आपदा के स्तर का न हो, लेकिन इसकी ताकत शायद तेंग लियांगहोंग से कम नहीं है। कई शहरों में फैले एक विशाल वाणिज्य मंडल से जैसी उम्मीद की जाती है, उसके क्रय विभाग के प्रमुखों में से एक की क्षमताएं भी असाधारण हैं। इसके अलावा जिस तेजी से वे पहुंचे, उसे देखते हुए ये संभावना है कि दूसरा पक्ष अकेला प्रभारी व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से वे इतनी जल्दी करोड़ों युआन जुटा सके, उससे पता चलता है कि वानहुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास कार्यशील पूंजी का आश्चर्यजनक भंडार है। हो सकता है कि युवा उत्तराधिकारी एक साथ इतनी बड़ी रकम जुटा सके, लेकिन वह पूरे नए विकास क्षेत्र की प्रभारी है, और यह संभव है कि उसके द्वारा एक साथ इतनी बड़ी रकम जुटाने से नए विकास क्षेत्र की कार्यशील पूंजी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ऑल गुड्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनसे संपर्क किया और तुरंत वहां पहुंच गए। ये स्पष्ट है कि इसकी कठोर शक्ति और कोमल शक्ति वास्तव में अथाह हैं। उनकी समग्र शक्ति सन परिवार की तुलना में कहीं अधिक है। जैसा कि स्टारशाइन कंपनी से भी कहीं अधिक विशाल आकार वाली इस कंपनी से उम्मीद की जा सकती थी। श्रीचू, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मसालों के अलावा हम इस सौदे में उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपयुक्त शोधन विधियों को खोजने का काम भी आपकी कंपनी को सौंपना चाहते हैं। ताओ यू भी बहुत विनम्र प्रतीत हुआ। ट्रूमैन को यहाँ आने से पहले ही सामान्य स्थिति का अंदाजा था। ताओ यू के शब्द बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं थे। उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अनगिनत व्यवसायों को संभाला है और कई बार इसी तरह की स्थितियों का सामना किया है, जिससे उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। हालांकि इस मसाले में कुछ विशेष जैविक गुण हैं और इसके लिए अलग से शुद्धिकरण विधि तैयार करना काफ़ी जटिल है।
इसमें काफ़ी समय लग सकता है और लागत भी कम नहीं होगी, जिसमें बाद में आने वाले उपकरणों की उत्पादन लागत शामिल नहीं है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर फिर बोलना शुरू किया। हालांकि यदि आपके पास प्रासंगिक खनिज संसाधन हैं और आप भविष्य में उन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बेचने के इच्छुक हैं, तो मैं इस डिज़ाइन शुल्क को माफ़ करने का निर्णय ले सकता हूं और उपकरण को लागत मूल्य पर भी बेचा जा सकता है। मेरे लिए उन हिस्सों को बेचने को प्राथमिकता देना अनुचित नहीं है जिन पर मेरा नियंत्रण है, लेकिन अगर आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स कीमत कम कर देता है तो क्या मुझे नुकसान नहीं होगा? ताओ यू इस दृष्टिकोण को अस्वीकार नहीं करते हैं। किसी धनी युवती को सीधे सामान बेचना एक तरीका है और ऑल गुड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन को सामान बेचना दूसरा तरीका है। लेकिन अगर उन सभी की कीमत एक ही है तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें सीधे उस अमीर युवती को बेचना पसंद करेगा। कभी कभी कोई वस्तु जितनी दुर्लभ और मांग में होती है, उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। सन परिवार की तो बात ही छोड़िए, पूरी शिंग्याओ कंपनी की इच्छाशक्ति का कुल उत्पादन भी वास्तव में सीमित है। नए विकास क्षेत्र द्वारा बड़ी मात्रा में इच्छाशक्ति को सोख लेने के कारण सन परिवार द्वारा संचित प्रवाहित इच्छाशक्ति की मात्रा में तेजी से कमी आने की संभावना है। इच्छाशक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छापा जा सके, इसके मूल्य में उतार चढ़ाव के लिए एक विशेष समायोजन तंत्र होता है। एक बार जब स्टार सिटी में इच्छाशक्ति की कमी हो जाती है तो यह आसानी से अवमूल्यन की चपेट में आ जाएगी, जिससे इसे ऊंची कीमत पर बेचना असंभव हो जाएगा। यदि ये सभी सामान्य खरीद मूल्य हैं तो मैं वादा कर सकता हूं कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रस्तावित मूल्य अन्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तुलना में 5% अधिक होगा। ट्रूमैन ने जरा भी संकोच नहीं किया और काफ़ी आत्मविश्वास के साथ सीधे सीधे बात की। इसकी कोई निश्चित कीमत नहीं है, ये बस 5% अधिक है। बेशक दोहरी भूमिका जैसी स्थितियों से बचने के लिए उन्होंने फिर भी सामान्य खरीद मूल्य ही कहा। वानहो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी अनुभवी दिग्गज हैं, वे आसानी से किसी भी ऐसे व्यवहार को पहचान सकते हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान करता हो। ताओ यू ने भी इसे बर्दाश्त नहीं किया और तुरंत उस धनी युवती से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया। मैं फिलहाल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपने मसालों का स्टॉक बेच रहा हूं और वे कहते हैं कि वे अन्य व्यापार केंद्रों की तुलना में इसके लिए हमेशा 5% अधिक भुगतान करते हैं। कुछ समय बाद ही युवा उत्तराधिकारी ने जवाब भेजा, आप वाकई ईमानदार हैं, आपके हिस्से का सीधा निपटान किया जा सकता है। अगर आप मुझसे खरीद मूल्य पूछें तो मैं 50 ग्राम के लिए 1400 तक की पेशकश कर सकता हूं। एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन की खुराक 50 ग्राम है और इसमें वृद्धि नगण्य है, लेकिन बायबैक मूल्य 1400 तक पहुंच सकता है। इस कीमत का मकसद वानहो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ठगना नहीं था, लेकिन फिर भी इससे ट्रूमैन के होंठ फड़कने लगे। दूसरे व्यक्ति की आवाज़ युवा लग रही थी, लेकिन उनका आकलन काफ़ी सटीक था। लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, हम प्रति यूनिट 1500 की कीमत की पेशकश कर सकते हैं। मोटे उत्पादों के बारे में क्या आपके सम्मानित व्यापारी उन्हें स्वीकार करेंगे? यदि कीमत उचित रही तो हम उन्हें साथ मिलकर बेचेंगे। ताओ यू अपरिष्कृत वस्तुओं को भी पैक करके बेचना चाहता था ताकि पर्याप्त धन जुटाया जा सके। इस बार हम इसे खरीद सकते हैं और इसका ठीक से अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इसे परिष्कृत करना समय लेने वाला और श्रमसाध्य काम है। कीमत की बात करें तो मान लीजिए कि यह 20वां हिस्सा है। ताओ यू के उद्देश्य को जानते हुए ट्रूमैन ने इसका खंडन नहीं किया, वह इस दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध को बनाए रखना भी चाहते थे। ऑल गुड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के लिए वे उत्पाद श्रेणियों का भी दृढ़ता से अनुसरण करते हैं और कुछ हद तक वे अपने पहले व्यावसायिक लेनदेन में पैसे खोने को भी स्वीकार कर सकते हैं आसानी से। ताओ यू ने हल्की सी मुस्कान दी, बहुत अच्छा, इस बार सारा माल बेचने की जरूरत नहीं है, मसालों की कीमत पहले से ही काफ़ी है। अब उन्हें सन परिवार का भी समर्थन प्राप्त है और वानहो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी विश्वसनीयता की आवश्यकता है। सैकड़ों मिलियन डॉलर का सौदा एक बहुत बड़ा सौदा होता है, जो किसी नव विकसित क्षेत्र के अल्पकालिक नकदी प्रवाह को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन कम से कम वर्तमान में लेन देन का पैमाना इतना बड़ा नहीं है कि वे धोखाधड़ी के बारे में सोचें। सन परिवार की संलिप्तता भी बेहद गंभीर है, जिससे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा और यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके अलावा दीर्घकालिक सहयोग अपने आप में एक पारस्परिक लाभ की स्थिति है। सबसे पहले उन्होंने उसकी पहचान की दोबारा पुष्टि की और यहां तक कि उस युवा धनी महिला का समर्थन प्राप्त करने के लिए सीधे सन परिवार से संपर्क किया। ट्रूमैन ने ताओ यू को इच्छाशक्ति के रूप में 50 मिलियन की अग्रिम राशि जमा कर दी। ताओ यू को शव छिपाने वाले दर्पण से पांडुलिपियां निकालते देख वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। सर, क्या आप इसे अपने साथ लाए थे? उसने पहले सोचा था कि ताओ यू सिर्फ स्थिति का जायजा लेने आया है, लेकिन किसी का सैकड़ों मिलियन युआन मूल्य का सामान सीधे बेचने के लिए लाना काफ़ी दुर्लभ था। क्या तुम सचमुच इतने बेफिक्र हो? यदि इसे मारने का इनाम करोड़ों में हो तो सीमा तोड़ने वाले पर निश्चित रूप से हमला किया जाएगा। ट्रूमैन की अपनी क्षमताओं के बावजूद अगर दूसरों को पता चल जाए तो उस पर हमला हो सकता है। इसके बारे में किसी और ने सोचा भी नहीं होगा।
ताओ यू ने सीधे हाथ की मुद्रा बनाकर एक स्क्रॉल खोला और उसमें से मसाले निकाल लिए। पहले सामान का निरीक्षण कर लें, फिर या तो मुझे इसे यहीं खोलने दें या मैं आपको वह दस्तावेज सौंप दूं और आप खुद ऐसा करने के लिए कोई जगह ढूंढ लें। ताओ यू द्वारा सामान प्राप्त करने का तरीका देखकर चूमेन की रुचि फिर से जाग उठी। उसने मुहरबंद स्क्रॉल उठाया, उसे हाथ में तौला और फिर स्थानिक हस्तक्षेप की जांच करने के लिए उसे अपने भंडारण उपकरण में रख दिया। फिर उनकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई और उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि श्री ताओ की डिस्पोजेबल भंडारण विधि की लागत क्या होगी। न्यूनतम स्थानिक व्यवधान के साथ सीलिंग की एक तकनीक जो अन्य स्थानिक उपकरणों को संग्रहित करने में सक्षम है, माल परिवहन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। ये स्क्रॉल इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की वनस्पति से बने हैं। इनका उत्पादन सीमित है। यदि आप इनका स्वयं उपयोग करते हैं तो इनकी लागत शून्य है। इन्हें बेचने की लागत इनकी मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पादन क्षमता और मांग का अनुपात कीमतों को निर्धारित करता है, ठीक उसी तरह जैसे लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि एक विमानवाहक पोत की लागत कितनी होती है और कितने बनाए जा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब तक उत्पादन क्षमता की सीमा पार हो जाती है, तब तक चाहे कितना भी पैसा लगाया जाए, एक जहाज की कीमत भी अनिश्चित काल तक बढ़ सकती है। यही बात इस सीलबंद पांडुलिपि पर भी लागू होती है। ताओ यू के पास अपने उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री है और निंजा गांव भी इसका छोटे पैमाने पर उपयोग कर सकता है। हालांकि इसे बड़े पैमाने पर कायम रखना अभी भी संभव नहीं है। जिस प्रकार एक प्रयोगशाला धातुओं और अम्लों से हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकती है, यदि इसे औद्योगिक स्तर पर किया जाए तो अंडरवियर तक खो जाएंगे। ट्रूमैन, जो कि सर्व वस्तु व्यापारी संघ का सदस्य था, ताओ यू के शब्दों के पीछे का अर्थ तुरंत समझ गया और उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सहयोग के और अवसर मिलेंगे। ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वीआईपी कार्ड है। महोदय, आप भविष्य में हमारे चैम्बर की शाखाओं से दैनिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। युवा, एक उभरता सितारा, इसमें निवेश करना फायदेमंद है। स्टॉप। अध्याय 524 दिव्य प्रतिज्ञाएं। अध्याय 524 दिव्य प्रतिज्ञाएं। बस काफी है। ताओ यू अपनी संचित 100 मिलियन से अधिक इच्छा शक्ति को देखकर काफी उत्साहित महसूस कर रही थी। अत्यधिक इच्छाशक्ति के बल पर वे ट्रेया के साथ सीधे अड्डे पर लौट आए। मैं कुछ समय के लिए एकांतवास के लिए प्रशिक्षण कक्ष में जा रहा हूँ। ओह अच्छा। इस समय ट्रेया भी कुछ सोच में डूबी हुई थी। उसे लग रहा था कि वह इस संस्करण के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। इस आदमी ने पिछली बार मुझसे पैसे उधार भी लिए थे। कितना समय बीत चुका है। वे तो पहले ही करोड़ों डॉलर के सौदे कर चुके हैं। इसके अलावा ये सभी उसकी युद्ध की लूट हैं और उसे इनका निपटान करने का पूरा अधिकार है। एक पल के लिए ट्रेया को भी कुछ खोया हुआ सा महसूस हुआ। प्रतिद्वंदी की ताकत की तरह ही ये सुधार भी तर्कहीन है। ... सन परिवार के आवास पर स्थित प्रशिक्षण कक्ष अपेक्षाकृत सरल था, क्योंकि पहले यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे और इसकी मांग भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन ये कम से कम ताओ यू के अपने कमरे से कहीं ज्यादा मजबूत है। किसी पेशे को देवत्व प्रदान करने पर उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित समस्या से बचने के लिए। मुझे देवत्व प्रदान करने की सटीक दिशा तो नहीं पता, लेकिन चलिए इन सबको खाकर देखते हैं। अगर इनसे पाचन में मदद मिलती है तो यह व्यर्थ नहीं होगा। ताओ यू ने तुरंत ही सभी विशेषताओं को बाहर निकाल दिया। फिलहाल उसे पूरा यकीन है कि विशेष क्षमता का सेवन करने से उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन अगर वह हद से ज्यादा सेवन करता है तो अपचित कच्चापन और संघर्ष वास्तव में उसकी ताकत को कम कर सकते हैं, जिससे उसकी पूरी क्षमता को उजागर करना और अपनी शक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर रहा हो जो उसके नियंत्रण से बाहर हो। लेकिन चूंकि उन्हें दूसरी बार देवत्व प्राप्त होने वाला था, इसलिए उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। हालांकि अभी हमारे पास केवल एक ही रास्ता चुनने का विकल्प है, लेकिन हम नहीं जानते कि सम्मेलन की घटना होगी या नहीं। ताओ यू कुछ हद तक अनिश्चित था। मैंने खुद भी कई कौशलों को एकीकृत किया है और इस वर्ग के लिए चुड़ैल मार्ग और लाल पुजारी मार्ग एक दूसरे के निकट हैं। तो चलिए शेपर्ड वाला रास्ता चुनते हैं। चरवाहों में झुंड को संभालने की क्षमता होती है और वे एक साथ कई क्षमताओं में महारत हासिल करने की क्षमता रखते हैं। यदि आप वास्तव में अन्य दो वर्गों से आने वाले सीक्वेंस 2 एंजेलिक इम्पैक्ट का सामना नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी विशेष क्षमता को सक्रिय कर सकते हैं और अस्थायी रूप से इसका उपयोग एक सहायक वर्ग के रूप में कर सकते हैं, ताकि इसे निपटने में आपकी ताकत वास्तव में कम न हो। चलो ये करते हैं। ये सीधे एक काली छाया में परिवर्तित हो गया, साथ ही साथ तीनों दिव्य विशेषताओं को अपने भीतर समाहित कर लिया और फिर तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गया। ये बहुत शक्तिशाली है। संघर्ष की वह भयावह अनुभूति ऐसी लग रही थी मानो वह आपको टुकड़े टुकड़े कर देगी। हालांकि पूर्ण मानसिक प्रतिरक्षा के कारण सबसे गंभीर दुष्प्रभाव दब जाते हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि इसे अचानक मृत्यु हो जाए। अगले ही पल ताओ यू ने अपना ध्यान चरवाहा मार्ग के पेशे पर केंद्रित कर लिया, जिसे अब ब्लैक नाइट के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि इसने सीक्वेंस 2 की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया था, इसलिए ब्लैक नाइट अब एल्डर ऑफ फाउल लैंग्वेज में परिवर्तित हो रहा था। पेशेवर देवत्वीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ताओ यू ने तुरंत उसमें करोड़ों इच्छाशक्ति का प्रवाह कर दिया। बूम टिल्ड, ये प्रतिभा, कौशल, अधिकार आदि से बिल्कुल अलग है। अपने पेशे के पुनः देवत्वीकरण ने ताओ यू को अचानक एक उच्च दृष्टिकोण का एहसास कराया। गंदे शब्दों के महापुरुष से निकली काली प्रकाश की गेंद एक बीज की तरह अंकुरित होने लगी, जिससे एक बेल का रूप धारण हुआ जो तुरंत तेजी से बढ़ने लगी। फैलती हुई शाखाओं ने बगल में स्थित आपदा चुड़ैल और मौसम जादूगर को सीधे भेद दिया और एक साथ मिलकर विलीन और रूपांतरित होने लगीं। ताओ यू को भी स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि इस दूसरे देवत्वीकरण से क्या परिणाम निकलेंगे। मेडिसी के अनुसार क्या यही मूल सार है? द्वितीयक देवत्व का अर्थ है एक ऐसा मूल सार बनाना जो केवल मेरा अपना हो, या क्या ये बाहरी दुनिया के साथ संगत है? क्या मैं स्वयं व्यवसायों और मार्गों को संयोजित और मिलान कर सकता हूँ? ताओ यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लगातार हो रहे नए बदलावों को महसूस किया। पाचन क्रिया अभी बाकी है। पाचन प्रक्रिया पेशेवर अनुभव को बढ़ाने जैसी है, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग कर सके। हालांकि अपनी अनूठी मूल तत्व की बदौलत वह तीनों व्यवसायों की क्षमताओं को अपनी स्वयं की क्षमताओं के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत करने में सक्षम था। इसके अलावा प्रत्येक क्षमता को अलग अलग स्तर तक विशिष्ट बनाया गया है। अब हम सचमुच पर्दे पर सवार सैनिक बना सकते हैं। ताओ यू ने महसूस किया कि उसकी परछाई जीवित हो उठी है और झुंड बनाने की तकनीक की मदद से उसके द्वारा मारे गए लोग सीमित घेरे के भीतर किसी अन्य रूप में पुनर्जन्म ले सकते हैं। यहाँ तक कि अतिरिक्त आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करके उन्हें सीधे नश्वर दुनिया में बुलाना भी संभव है। जैसे जैसे मैं इस भूमिका को आत्मसात करता जाऊंगा और निभाता जाऊंगा, और जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ती जाएगी, इन छाया सैनिकों की संख्या और पूर्णता दर भी बढ़ती जाएगी। और प्रशिक्षण कक्ष में पालथी मारकर बैठे ताओ यू ने जब अपनी आंखें खोलीं, तो प्रशिक्षण कक्ष एक दर्पण की तरह था, जो लगातार दर्पण के टुकड़ों में विभाजित हो रहा था, जो फिर तेजी से मुड़ते और पलटते थे, मानो वह पूरी तरह से एक दर्पण की दुनिया में प्रवेश कर गया हो। विचपात में दर्पणों का उपयोग भी पूरी तरह से एक वैकल्पिक रियलिटी मार्बल में बदल दिया गया है और इसे मूल मार्बल के साथ भी जोड़ा जा सकता है। जैसे ही ताओ यू के मन में एक विचार आया, इस हलचल भरे दर्पण जगत में प्रत्येक दर्पण से काली मिट्टी उमड़ पड़ी और पल भर में पूरी दुनिया में फैल गई। पहले मुझे स्वर्ग और मनुष्य की एकता और अपनी आभा पर निर्भर रहना पड़ता था ताकि मैं दूसरों को वास्तविकता के दायरे में खींच सकूं, लेकिन अब मुझे उस परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली भी है, तो मैं पहले दर्पण लोक में जाकर और फिर वास्तविकता के दायरे में प्रवेश करके उसे भी खींच सकता हूँ। जैसे ही ताओ यू के विचार बदले, काली मिट्टी से आकृतियां उभरी और खड़ी हो गईं, जो अत्यंत अमूर्त प्रतीत हो रही थीं। अगले ही क्षण उन आकृतियों की सारी शक्ति उनके अपने शरीरों में समाहित हो गई। रियलिटी मार्बल के भीतर बुलाए गए छाया सैनिकों को रेड प्रीस्ट के मार्ग के प्रभाव में सीधे द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है और उपयोगकर्ता के साथ सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। हालांकि ये कुछ हद तक अफसोस की बात है कि यहाँ के छाया सैनिक फिलहाल केवल नामात्र के साधारण सैनिक हैं। हमें और अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने की जरूरत है ताकि हम और अधिक मजबूत सैनिक तैयार कर सकें। उत्तम। हालांकि उसकी पाचन शक्ति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, फिर भी ताओ यू अपने वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर एक सुखद गुणात्मक परिवर्तन महसूस कर सकता है। अगर मेरा सामना फिर कभी तेंग लियांगहोंग जैसे काबिल व्यक्ति से हुआ, तो मेरे शैडो सोल्जर्स की संयुक्त शक्ति ही उसे सीधे मुकाबले में पल भर में मार गिराने के लिए काफ़ी होगी। हालांकि मैं अभी भी स्वाभाविक हेरफेर और अश्लील भाषा का उपयोग करने में पूरी तरह से निपुण नहीं हूं, लेकिन पहले से एक या दो बार इनका उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी। रेड प्रीस्ट का दूसरा रूप वेदर विजार्ड है, जो जलवायु में हेरफेर करता है और प्रकृति की शक्ति को सैनिकों के रूप में उपयोग कर सकता है। विचपात का दूसरा चरण आपदा चुड़ैल है, जिसमें भूस्खलन और सुनामी लाने के लिए प्रकृति की शक्तियों में हेरफेर करना भी शामिल है। दोनों को एल्डर ह्यूमर के समन्वय के तहत संयोजित किया गया था। हालांकि वे अभी तक उनका उपयोग करने में निपुण नहीं थे, ताओ यू वर्तमान दुनिया में सांसारिक इच्छा के दमन के बावजूद भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह स्वयं ही पल भर में राज्य सरकार को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता और इससे मुझे या दूसरों को नुकसान हो सकता है, लेकिन आखिरकार ये विशेषताएं पहले से ही इसमें समाहित हो चुकी हैं। ताओ यू ने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी हर हरकत से पहाड़ ढह सकते हैं और धरती फट सकती है। यही है प्रकृति की असली शक्ति। लेकिन साथ ही उन्होंने पहले कभी इतना महत्वहीन महसूस नहीं किया जितना अब कर रहे हैं। यद्यपि उसके भीतर की ऊर्जा रियलिटी मार्बल में 8 पूंछ वाले जानवर और काली मिट्टी के समावेश के कारण पहले से ही काफी मजबूत थी, फिर भी ये प्रकृति की उस शक्ति की तुलना में बहुत कम थी जिसे इस माध्यम से वास्तव में उपयोग में लाया जा सकता था। कोई भी रेत का तूफान, कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट, कोई भी चक्रवात, अगर इनकी गणना परिचित TNT का उपयोग करके की जाए तो इनमें निहित कुल ऊर्जा अरबों टन में
होगी। अगर मैंने यह मुक्का मारा तो शायद मैं मर जाऊं। ताओ यू को अपने शरीर को नियंत्रित करते समय एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी विस्फोटक भंडार के ऊपर खड़े होकर हाथ में पेट्रोल की डिब्बी और लाइटर पकड़े हुए हों। इसके अलावा उन्होंने पाया कि अब जब उनकी तीनों कक्षाएं आपस में मिल गई थीं, तो वे मूल दीर्घायु तकनीक से जुड़ गए थे। हालांकि मेरी वर्तमान शारीरिक क्षमता के हिसाब से लॉन्गेविटी मैनुअल का आकार पहले से ही काफ़ी छोटा है। हालांकि इसमें यिन और यांग तथा पंच तत्व समाहित होने और प्रकृति के साथ संवाद स्थापित करने के कारण अब इसने ज्वार भाटे में वृद्धि की एक विचित्र घटना को जन्म दिया है। ये सिर्फ जन्मजात राक्षसी शरीर के कारण है, साथ ही अजीबोगरीब क्षमताओं और काली मिट्टी की उस श्रृंखला के कारण कि यह अंधेरे पक्ष की ओर झुकता है। मुझे खुद पर नियंत्रण रखना होगा, आत्म अनुशासन का अभ्यास करना होगा। उफ, शायद मुझे शुरू में इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। काफ़ी देर तक सावधानीपूर्वक अपनी ऊर्जा का संचार करने के बाद ताओ यू ने अंततः एक लंबी सांस छोड़ी। तीनों व्यवसायों के तीनों सीक्वेंस 2 गुणों को एक साथ हासिल करने की कोशिश करना वास्तव में थोड़ा गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन अगली बार आप ऐसा करने की हिम्मत जरूर करेंगे। छपा टिल्ड। जैसे ही दिव्य ताला उसके शरीर पर घूमता हुआ रुक रुक कर प्रकट और गायब होता रहा, जंजीरों की खनक गूंज उठी। ये स्वतः सील होने वाला नहीं है, ये केवल आसान नियंत्रण के लिए है। प्रकृति की अत्यधिक शक्ति को अनजाने में सक्रिय करने और स्वयं को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए। स्टॉप। अध्याय 525 क्योंकि मैं वैसे भी खाली बैठा हूं। अध्याय 525 क्योंकि मैं वैसे भी खाली बैठा हूं। विकृत दर्पण जैसी आकृतियां दुनिया के प्रतिबिंबों की तरह मूर्ति और एक दूसरे पर चढ़ती रहीं, इससे पहले कि सभी अपनी मूल स्थिति में लौट आईं और मुख्य दुनिया में फिर से प्रवेश कर गईं। प्रशिक्षण कक्ष का दर्पण द्वारा अपवर्तित प्रतिबिंब वास्तविक दुनिया के साथ फिर से मिल गया। भारी कोलाहल के बावजूद इसका प्रशिक्षण कक्ष पर जरा भी असर नहीं पड़ा। छपा टिल्ड। एक जंजीर की झनकार गूंजी और ताओ यू की त्वचा में समा गई। दूसरा चरण अभी भी थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा कर्ज है। यह एक ही झटके में सीक्वेंस 4 से सीक्वेंस 2 पर चला गया और पाचन क्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई थी, इसलिए ये छलांग बहुत ज्यादा थी। मानसिक रूप से रोगमुक्त रहने वाला वह इकलौता व्यक्ति था, बाकी सभी लोग तो कब के मर चुके होते। असाधारण विशेषताओं को पहले से ही शामिल करने का कारण ये देखना था कि क्या देवत्वीकरण की दिशा पाचन में सहायक होगी। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से सच नहीं है, लेकिन वास्तव में ये क्षमता कहीं अधिक है। यदि इस देवत्वीकरण को पचाने में केवल करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं, तो लंबे समय में यह वास्तव में एक तरह का नुकसान ही है। ऐसा लगता है मानो ये स्वयं अपनी नई प्रणाली का स्रोत है और फिर ये तीनों व्यवसायों को एक व्यवसाय वृक्ष के रूप में एकीकृत करता है। प्रत्येक देवत्व से इसे 3 लाभ प्राप्त होते हैं और इस प्रकार यह अपनी प्रणाली के एकीकरण को पूर्ण रूप से संपन्न करता है। इसके अलावा अत्यधिक शक्ति के तत्काल मिलने से इसकी क्षमता पहले ही साबित हो चुकी है। मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाएं इससे अधिक कुछ नहीं हैं। भले ही अभी इसका इस्तेमाल थोड़ा अटपटा लगे, फिर भी सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर्डिंग, मिरर वर्ल्ड, लेगियन पावर और वीकनेस एम्प्लीफिकेशन जैसी क्षमताओं के संवर्धन और अनुप्रयोग पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ताओ यू ने स्वयं की जांच की और पाया कि वर्तमान में केवल 2 ही क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित थे। एक समस्या यह है कि ऊर्जा और आध्यात्मिकता के स्तर में भारी वृद्धि होने के बावजूद पहले की तरह सुचारू रूप से नियंत्रित करने की क्षमता अब बेहद जटिल हो गई है। आंतरिक समस्याओं के कारण पहले की तरह इस स्तर पर व्यापक वृद्धि अब पहले की तुलना में लगभग दोगुनी ही हो पा रही है। बाकी लोगों को शायद तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वे अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाकर उसे आत्मसात नहीं कर लेते। एक और अंतर यह है कि वे द विजार्ड और डिजास्टर विच को सक्रिय करने के तरीके पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य प्रकृति की शक्ति को नियंत्रित करना है। आकस्मिक रिसाव को रोकने के लिए इन्हें हर समय बंद रखना आवश्यक है। अगर मैं खुद को होने वाले नुकसान और संभावित अप्रत्यक्ष हानि की अनदेखी कर दूं, तो मैं सन कुवान यू घटना के बाद के झटकों के समान विनाशकारी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। ताओ यू को उत्साह का अनुभव हुआ। पहले वह मुश्किल से आपदा स्तर तक ही पहुंच पाता था और उसे शीर्ष स्तर के विश्व ब्रेकर तेंग लियांगहोंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी कठिनाई होती थी। लेकिन अब तेंग लियांगहोंग का सामना करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर वह अपने पुराने रूप के खिलाफ भी पूरी ताकत लगा दे तो शायद वह पल भर में ही उसे मार सकता है। खैर, अभी भी अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं तो मैं इसे 1 सेकंड में ही खत्म कर सकता हूं। ताओ यू को समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या हंसे। सोन क्वांग याओ के साथ तुलना की बात करें तो मुझे नहीं पता क्योंकि हमने वास्तव में लड़ाई नहीं की है, लेकिन चूंकि मेरे पास अपनी ताकत पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है, इसलिए मैं निश्चित रूप से उससे एक स्तर नीचे हूँ। पाचन के बाद ये लगभग ठीक होना चाहिए। ताओ यू सोच विचार करते हुए उसने अपना हाथ थोड़ा सा बगल में उठा लिया। अपनी ही परछाई से काली मिट्टी का एक ढेर उभरा, फिर मुड़ने और विकृत होने लगा, धीरे धीरे एक मानव आकार की काली परछाई का रूप ले लिया। फिर अचानक उस अंधेरे आकृति से नीली बिजली की रोशनी निकली।
ये तेंग लियांगहोंग था जिसे पहले काफ़ी चोट लगी थी और वह पहले ज़्यादा उपयोगी नहीं था। पहले हमने उन्हें झुंड में इकट्ठा करके दबाने की कोशिश की, लेकिन अब जब उनकी क्षमताओं को देवत्व प्रदान कर दिया गया है तो शैडो लीजन का गठन बस होने ही वाला है। यद्यपि इसमें बुद्धि की कमी है, फिर भी इसमें युद्ध की प्रवृत्ति मौजूद है और राक्षसी बीज का उपयोग करके सरल निर्देशों को संकलित करके ये थोड़े समय के लिए मुझसे अलग होने पर भी सरल यांत्रिक कार्यों को पूरा कर सकता है। ताओ यू को भी कुछ असामान्य महसूस हुआ। मूल रूप से वह शैडो लीजन का गठन केवल वेदमेज के पेशे को आत्मसात करने और साथ ही साथ लीजन पावर को अपने भीतर एकत्रित करने के लिए करना चाहता था, ताकि मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन को जन्म दे सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लीजन पावर को एकत्रित किए बिना भी ये कुछ सुविधा प्रदान कर सकता है। वर्तमान में गठित किए जा सकने वाले शैडो लीजन सदस्यों की संख्या मुख्य रूप से उनकी गुणवत्ता और उनकी स्वयं की क्षमताओं से संबंधित है। यदि वे सभी तेंग लियांगहोंग के स्तर के हैं तो वे अंतर्निहित अवरोध के भीतर दर्जनों सदस्यों को स्थिर रूप से बनाए रख सकते हैं, लेकिन बाहर निकाले जा सकने वाले सदस्यों की संख्या 10 से कम ही हो सकती है। ताओ यू ने ऊर्जा व्यय का आकलन किया और मन ही मन कुछ मूल्यांकन किए। महत्वपूर्ण क्षणों में परिस्थितियों का गलत आकलन करने से बचने के लिए अपनी क्षमताओं से परिचित होना और उन्हें समझना आवश्यक है। इसके बाद जैसे ही मौसम के जादूगर ने देवदूतों का दर्जा प्राप्त किया, उन्होंने लीजन की शक्ति का उपयोग किया। तेंग लियांगहोंग की परछाई से एक लाल रोशनी निकलने लगी और अगले ही पल ताओ यू के शरीर से भी नीली बिजली निकलने लगी। एक बहुत ही सुविधाजनक शक्ति। ताओ यू ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में मौजूद बिजली को देखा। बिजली की शक्ति पर अपनी महारत के बल पर वह तेंग लियांगहोंग की बिजली शक्ति का लगभग 50% अपने शरीर में समाहित कर सकता था। अगर हम यिन यान पंच तत्वों की दिव्य गर्जना को शामिल न करें तो भी उसकी गर्जना की शक्ति का स्तर मुझसे कहीं अधिक है, भले ही यह वह हिस्सा हो जिसे उसने उन्नत किया है। ताओ यू के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे और साथ ही उन्हें सेना की शक्ति का उपयोग करने का तरीका भी बेहतर ढंग से समझ आ गया था। यदि ऐसी क्षमताएं जो आप बिल्कुल नहीं समझते हैं आप पर हावी हो जाती हैं तो भी आपको अपने आंकड़ों में एक शक्तिशाली वृद्धि मिलेगी, लेकिन मात्रा बहुत अधिक नहीं होगी। हालांकि हमारे सामने जैसी स्थिति में चूंकि हमारे पास पहले से ही थंडर इंटेंट का एक हिस्सा है, इसलिए हम प्रतिद्वंद्वी से संचित शक्ति का लगभग 50% प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम तेंग लियांगहोंग के स्तर के 20 विशेषज्ञों को पकड़कर उन्हें अंतर्निहित अवरोध में डाल दें और जरूरत पड़ने पर उनकी ताकत का इस्तेमाल करें तो यह मेरे आकार में उनके आकार का 10 गुना जोड़ने के बराबर होगा। ताओ यू को भी शैडो लीजन और लीजन की संयुक्त शक्ति से उत्पन्न आतंक का स्पष्ट रूप से आभास हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब यह आशीर्वाद किसी को मिल जाता है तो यदि कोई इसका उपयोग प्रकृति की शक्ति का दोहन करने के लिए एक साधन के रूप में करता है तो परिणामी शक्ति और भी अधिक हो सकती है। ये बिल्कुल डोमिनो प्रभाव की तरह है। इससे ताओ यू को थोड़ी ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि क्या कभी कोई और इतना भाग्यशाली होगा। अंधेरे में छिपे चूहे अब बाहर निकलने ही वाले हैं, है ना? क्या मुझे प्रांतीय राजधानी में थोड़ा और साहसी होना चाहिए? यदि एक शीर्ष स्तर के विश्व विनाशक को पकड़ने से इतना कुछ हासिल किया जा सकता है तो कल्पना कीजिए कि कितने आपदा स्तर के प्राणियों को पकड़ा जा सकता है। फुफकार टिल्डा। हालांकि आपदा स्तर के स्लॉट की संख्या शायद दायरे को तोड़ने वालों जितनी नहीं होगी और बढ़ाई जा सकने वाली शक्ति का अनुपात भी शायद अधिक नहीं होगा, लेकिन अगर स्लॉट अधिक होंगे तो राक्षसी बीज बोने का बोझ कम होगा। इसमें कुछ समझौते करने होंगे। ताओ यू मन ही मन सोच रहा था कि लीजन पावर की वर्तमान सीमा यही है और जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी इसे भी बढ़ाना होगा। उसे उच्च लागत और कम लागत वाले कार्डों के संयोजन पर भी विचार करना होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तेंग लियांगहोंग वास्तव में पैसे के हिसाब से अच्छा विकल्प है। वह काफ़ी सक्षम है, उससे कोई खास खतरा नहीं है और वह काफ़ी संख्या में खिलाड़ियों को समायोजित कर सकता है। हालांकि मेरी अपनी ताकत में सुधार होगा और अगर मैं आपदा स्तर के राक्षसों को पहले से ही पकड़ लेता हूं तो भविष्य में उनकी संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। देर सवेर मेरी अपनी सेना की शक्ति की लागत प्रभावशीलता एक विनाशकारी तरीके से सर्वश्रेष्ठ साबित हो जाएगी, है ना? इसके अलावा अगर कोई द्वेष या दुश्मनी नहीं है तो मुझे वास्तव में निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मारना पसंद नहीं है। इसके अलावा मेरी मूलभूत दीर्घायु तकनीक द्वारा प्राप्त अनेक क्षेत्र मुझे विभिन्न क्षमताओं का अनुकरण करने और उनके अनुकूल ढलने में अत्यंत निपुण बनाते हैं। कुछ विशेष शक्तियों को छोड़कर छाया सैनिकों की शक्ति बढ़ाने की मेरी क्षमता कभी कम नहीं होगी। ताओ यू ने एक बार फिर दिव्य रूपांतरण की शक्ति का अनुभव किया। ये सुधार उनके लिए बेहद उपयुक्त था। तेंग लियांगहोंग के छाया सैनिकों को वापस अंधेरे में समाहित करने के बाद ताओ यू ने अपनी उंगलियों से अपनी बांह पर थपथपाया, मानो वह विचारों में खोया हुआ हो। धिक्कार है, जिसने पिछली बार मुझे फंसाया था वह ताकत अभी तक सामने नहीं आई है। हमें पता ही नहीं कि वह कौन है। अब जबकि सन परिवार सत्ता में है, हमारे लिए यहाँ गड़बड़ी करना सुरक्षित नहीं है। फिर उसने मुट्ठी भींची और हथेली पर थपथपाया। आइए अपनी पहचान बदलें। जानकारी जुटाने के लिए चोरों के गिरोह जैसी जगहों पर जाएं।
मुझे वापस आने के बाद कम से कम 5 दिन का ब्रेक मिलना था और मैं वैसे भी बस समय बिता रहा था। स्टॉप। अध्याय 526 प्रतिस्थापन। अध्याय 526 प्रतिस्थापन। तुम कुछ अलग लग रहे हो, ताओ यू को प्रशिक्षण कक्ष से बाहर आते देख ट्रेया ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। ताओ यू पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जन्मजात राक्षसी शरीर और दाव हृदय दानव बीज को पूरा करने के बाद उसने कुछ और स्त्रीत्व गुण प्राप्त कर लिए। रहस्यमयी दुनिया में लौटकर जादूगर बनने से उसके आकर्षण में जो वृद्धि हुई, उससे वह लौटने पर और भी अधिक सुंदर हो गया। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है, जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है। अब तीनों व्यावसायिक अनुक्रम पूरे हो चुके हैं, जिनमें 2 देवदूत भी शामिल हैं, और वह मूल सामग्री प्राप्त हो चुकी है जो स्वयं को देवत्व के अनुरूप ढाल चुकी है। इसमें आपदा चुड़ैल नामक एक तत्व भी शामिल है। हालांकि उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन ताओ यू ने अब ट्रेया के मन में एक रहस्यमय भाव पैदा कर दिया था। यह अधिक आकर्षक और सुंदर भी है। इतनी अधिक मनोकामना शक्ति प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से यह अलग है। ताओ यू की बातों पर ट्रेया ने अपनी आंखें घुमा लीं। आप अपनी सारी इच्छाशक्ति एक ही बार में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? आपने बाधा को पार कर लिया है ना? ये सुनकर ताओ यू ने इसका खंडन नहीं किया। जब किसी साधना तकनीक के महत्वपूर्ण क्षणों में प्रेरणा मिलती है, तो थोड़े समय में हजारों गुना तेजी से इच्छाशक्ति का प्रवाह उत्पन्न करने से बाधाओं को दूर करने की संभावना बढ़ सकती है। वह इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेगा, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे चीज़ों को थोड़ा और व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। अगले कुछ दिनों तक आप अकेले ही खेल सकते हैं। अकेले खेलने का क्या मतलब है? ट्रेया कोई धनी राक्षसी नहीं थी, वास्तव में वह काफ़ी संवेदनशील स्वभाव की थी। ताओ यू ने इस दौरान राज्य सरकार द्वारा संकलित खुफिया जानकारी के सारांश की एक प्रति ली और कमरे में प्रवेश किया। फिर उसने कुछ साधारण अनुष्ठानिक जादू की तैयारी शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह की रुकावट को रोकना है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड सेट करना है, और फिर इसे पता चल जाएगा कि कोई अंदर आया है या नहीं। ताओ यू अपना रूप बदल सकती है और भविष्यवाणी को उलट सकती है। अपनी पहचान बदलने की उसकी मूल क्षमता अभी भी मौजूद है। अपने चेहरे के हल्के से हावभाव से ही वह फुजियोशी हिरोशी में परिवर्तित हो गया और उसने मुखौटा भी पहन लिया। वह शायद अपनी क्षमताओं का लगभग 50% उपयोग कर सकता है, इसलिए वह कुछ हद तक दिखावा करने में सक्षम होना चाहिए। स्वप्न संचार से प्राप्त बुनियादी जानकारी के कारण ताओ यू को लगा कि अल्पावधि में कुछ करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे पक्ष का संचार उपकरण भी मेरे पास है, और संचार उपकरण के लिए कोडवर्ड को भविष्यवाणी और कोडबुक के साथ मिलाकर दोहराया गया है, इसलिए यदि कोई मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी करता है, तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। चूंकि पिछली बार हम पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से हत्यारों के गिरोह की जांच से शुरुआत करेंगे। हत्यारों के गिरोह और चोरों के गिरोह की आपस में साझेदारी है और उनके पास कई खुफिया चैनल हैं। हालांकि अगर घुसपैठ नाकाम हो जाती है तो कोई बात नहीं। हत्यारों के गिरोह के नेता के लिए व्यक्तिगत रूप से सब कुछ देखना तो नामुमकिन है ना? इस पदोन्नति के बाद ताओ यू का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया। हत्यारों का गिरोह कमजोर नहीं है। बैक्सिंग जोऊ में उनके नेता ने तो एक आपदा स्तर के लक्ष्य की हत्या भी कर दी है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रभावशाली उपलब्धि है। यदि ये देवत्व प्राप्ति से पहले की बात होती तो वे सचमुच भय से कांप रहे होते। आखिरकार उस समय मैं एक बिल्कुल अनाड़ी नौसिखिया था जिसने अभी अभी इस क्षेत्र में कदम रखा था। लेकिन अब भले ही हम जीत न सकें, हमें अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो अगर हम सचमुच उनके नेता से टकरा भी जाते हैं तो भी बचने का रास्ता है। मुझे देखने दीजिए कि हाल ही में कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई है। समारोह की व्यवस्था करने और अपना रूप बदलने के बाद ताओ यू ने खुफिया जानकारी प्राप्त की और उसकी जांच शुरू कर दी। चूफा को जो जानकारी प्राप्त होती थी वह अधिकतर मिशन हॉल जैसी जगहों से सार्वजनिक जानकारी होती थी, और वह पहले इस सार्वजनिक जानकारी को संकलित करता था। यहाँ तैनात एक खुफिया अधिकारी के रूप में मेरे पेशेवर कौशल काफ़ी अच्छे हैं। कवादी सिक्योरिटी ग्रुप ने घोषणा की है कि आइस सम्राट को जल्द ही नए सीमावर्ती क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया जाएगा। भूत प्रेतों का प्रकोप और भी बढ़ जाता है, जिससे अग्रदूतों के बीच भारी जानमाल का नुकसान होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोबलिनों के बीच एक दानव देवता है जो संभवतः पाताल लोक के दुष्ट देवता से संबंधित है। यू परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने स्वयं विवाह विच्छेद का पत्र लिखा और उसे गु परिवार के द्वार पर फेंक दिया। उद्धरण ताओ यू ने जानकारी पर सरसरी नजर डाली और हमेशा की तरह शांत रहा। हालांकि आधी खबरें नए सीमावर्ती क्षेत्र में फैले जिन के प्रकोप के बारे में थीं, जिसने संदेशों की बाढ़ से सभी को चौंका दिया। राज्य में सत्ता संघर्ष कहीं अधिक जटिल है। इस स्थिति में ये तथ्य कि गोबलिन से संबंधित जानकारी कुल जानकारी का आधा हिस्सा है, काफी प्रभावशाली है। गोबलिन दानव देवता, कितना विचित्र संयोजन है। ताओ यू ने फिर यूए परिवार की सबसे बड़ी बेटी द्वारा सगाई तोड़ने की खबर पर एक नज़र डाली।
उसे यह खबर पहले भी कई बार देखने के कारण धुंधली सी याद थी। हालांकि इस बार उन्होंने सीधे तौर पर विवाह विच्छेद का पत्र जारी किया, जिसे संबंधों में एक औपचारिक विराम माना जा सकता है, जिससे भावनात्मकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। ये तथ्य कि यू परिवार और गो परिवार राज्य की राजधानी की दैनिक घटनाओं में समाचारों का केंद्र बन सकते हैं, ये दर्शाता है कि उनकी समग्र शक्ति कमजोर नहीं है। दोनों परिवार ऑल गुड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदस्य हैं और शक्तिशाली परिवार हैं जिनके पास आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। इनमें से कोई भी उस डिकारोन परिवार से कमजोर नहीं है जो उस समय उनके दरवाजे पर दस्तक देने आया था। इन सभी जानकारियों से यही लगता है कि उस समय यू परिवार और गो परिवार वाणिज्य मंडल में सहयोगी थे और आक्रमण एवं बचाव दोनों में एक दूसरे का समर्थन करते थे। रसातल में उनके उद्योग भी एक दूसरे के पूरक थे, एक पशुपालन पर केंद्रित था और दूसरा कृषि पर। ऐसा लगता है कि उनके बीच अनबन हो गई है। विशिष्ट विवरण निश्चित रूप से जटिल हैं, लेकिन इस तरह की सही जानकारी में उन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता है। शिंग्याओ शहर से भी एक खबर आई है जो राज्य की राजधानी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में शामिल हो गई है, जिसका मतलब है कि इसका काफ़ी प्रभाव है। स्टारी इन्फोस सिस्टम को समय से पहले डोमेन प्राप्त करने में सहायक होने की पुष्टि की गई है, लेकिन वर्तमान में केवल कुछ ग्रैंडमास्टर स्तर के प्रशिक्षक ही इसे सिखा सकते हैं। हालांकि इस संदेश के उपनिर्देशिका में आप ये भी देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने शिंग्याओ शहर की हालिया उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दिया है। अतिचालक खनिज और मसाले भी इनमें शामिल हैं, और उन सभी ने अपनी प्रभावशीलता का स्पष्टीकरण दिया। दरअसल इस जानकारी में कुछ गड़बड़ है, इसे शायद जानबूझकर यहाँ फैलाया गया है। अतिचालक अयस्क और मसाले हाल ही में प्राप्त किए गए थे और उत्पादन क्षमता को वर्तमान में कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से ही उपयोग में लाया जा रहा है। हमने जो बैच खुद बेचा, उसके अलावा बाकी का माल कंपनी ने आंतरिक रूप से ही इस्तेमाल कर लिया। आखिरकार ये सभी अच्छी बातें हैं जिन्हें सीधे आत्मसात करके सुधारा जा सकता है। इन्हें लाने ले जाने में समय और मेहनत लगाने के बजाय अपनी ज़रूरतों को पहले पूरा करना और अपनी समग्र शक्ति को बढ़ाना बेहतर है। बाजार लगभग संतृप्त हो जाने के बाद कीमतों को गिरने से रोकने के लिए टेकआउट बाजार से भोजन मंगवाना विकल्प पर विचार किया जाएगा। इस स्थिति ने राज्य की राजधानी में भी कुछ ध्यान आकर्षित किया है, जिसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति इसे पीछे से धकेल रही है। ये बिल्कुल पिछली बार की तरह है जब फोंटे ने किसी की निंदा करने के लिए एक लेबल का इस्तेमाल किया था। सन परिवार की तो बात ही छोड़िए, राजधानी में शिंग्याओ कंपनी की नींव ही अपेक्षाकृत कमजोर है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनके खिलाफ कौन साजिश रच रहा है। यहाँ तक कि ताओ यू को भी यकीन नहीं था कि यह खबर सन परिवार के भीतर कंपनी के अंदर मौजूद शत्रुतापूर्ण ताकतों द्वारा फैलाई गई थी या शिंग्याओ कंपनी के बाहर की शत्रुतापूर्ण ताकतों द्वारा। सैद्धांतिक रूप से उन सभी के पास कोई न कोई मकसद होना चाहिए। फिलहाल यह मेरा मामला नहीं है। फोंटे की मौत से जो परेशानी हुई है वह कुछ समय के लिए शांत हो जानी चाहिए। आखिरकार ऐसा होना ही था। चलो चोरों के गिरोह में चलते हैं और देखते हैं कि क्या कोई गुप्त जानकारी है। ताओ यू ने बुद्धिमत्ता को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया और फिर उसका पूरा शरीर एक छाया में बदल गया और वह तेजी से कमरे में गायब हो गया। केवल कीचड़ जैसी काली छाया ही शेष रह गई, जो उस अनुष्ठान की अध्यक्षता कर रही थी जिसे उसने किसी को भी प्रवेश करने से रोकने के लिए स्थापित किया था। ... प्रांतीय राजधानी अभी भी बड़ी है और यह वास्तव में अलग है। शहर के केंद्र की ओर जाने वाली ट्राम में बैठी ताओ यू खिड़की से तेजी से गुजरते दृश्यों को देख रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी भावना झलक रही थी। स्टारशाइन सिटी के भीतरी इलाके में कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा नहीं है। हालांकि बैक्सिंग शहर की बुनियादी रेल प्रणाली लगभग सभी शहरी क्षेत्रों को कवर करती है और उपनगरों के पास भी एक स्टेशन है जहां सन परिवार का निवास स्थान स्थित है। हालांकि 10 विश्व की न्यूनतम टिकट कीमत आम उपनगरीय अग्रदूतों के लिए अभी भी सस्ती नहीं है। वाहन का लगभग आधा हिस्सा खाली है। व्हाइट स्टार सिटी को 7 वलयों में विभाजित किया गया है और बाहर की ओर बढ़ते हुए समृद्धि का स्तर परत दर परत घटता जाता है। सन परिवार जिस क्षेत्र में रहता है वह बाहरी वलय का क्षेत्र है, जहां कुछ अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने और कम आय वाले लोग रहते हैं। ये कुछ हद तक स्टार ग्लोरी के बाहरी शहर जैसा है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ कहीं बेहतर हैं। जैसे जैसे रेलगाड़ी शहर के केंद्र की ओर बढ़ती गई, ताओ यू खिड़की के बाहर स्थापत्य शैली में हो रहे बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। लगभग हर हिस्से में एक उल्लेखनीय अंतर था। उपनगरों में कभी साधारण पुरानी और जर्जर इमारतें हुआ करती थीं, जो धीरे धीरे गगनचुंबी इमारतों के एक इस्पात के जंगल में परिवर्तित हो गई हैं, और जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं ये इमारतें एक भविष्यवादी अनुभूति भी ग्रहण कर लेती हैं। धातु की फिनिश के साथ एक आकर्षक डिज़ाइन। सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये तारों से जगमगाते भीतरी शहर की पूरी तरह से अनियंत्रित स्थापत्य शैली की तुलना में अधिक सामान्य है। ये स्टेशन हुआतान स्ट्रीट पर स्थित है। जैसे ही स्टेशन की घोषणा हुई, रेलगाड़ी के दरवाजे खुलते ही ताओ यू ट्रेन से उतर गया। बस में सवार लगभग 1/3 यात्रियों ने इस स्टॉप पर उतरना पसंद किया।
हुआतान स्ट्रीट बैक्सिंग शहर की एक बहुत ही हलचल भरी सड़क है जो मुख्य रूप से उपभोग और मनोरंजन पर केंद्रित है और यह चौथी रिंग रोड क्षेत्र के भीतर स्थित है। जैसे ही आप बस से उतरेंगे आपको हर उम्र की खूबसूरत महिलाएं अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए, तख्तियां पकड़े हुए और ग्राहकों को लुभाती हुई दिखाई देंगी। नौकरानियां, बिल्ली लड़कियां, खरगोश लड़कियां और भी बहुत कुछ उपलब्ध हैं और यांत्रिक रूप से संशोधित सौंदर्य और कुछ विदेशी प्रजातियां भी कभी कभी दिखाई देती हैं। ये साइन बोर्ड रेस्तरां, जुआ और मनोरंजन सहित सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए हैं, जिससे यह एक विविध और व्यापक प्रदर्शन बन जाता है। इससे ताओयू को एक आधुनिक शहर की हलचल भरी व्यावसायिक सड़क का एहसास हुआ, जहां पैदल चलने वालों की आवाजाही बेहद अधिक थी। यह अकेहाबारा और पैदल चलने वाली सड़क का मिला जुला रूप लगता है। ताओयू ने देखा कि विपरीत दिशा से आ रही पटरी पर मौजूद ट्रेन से भी कई लोग उतर रहे थे। प्रत्येक रिंग रोड की पहचान उसके चिन्हों से होती है, लेकिन वहां कोई स्पष्ट जांच या अवरोध नहीं होते हैं। वास्तव में टिकट की कीमत ही एक अदृश्य सीमा और बाधा है। ताओयू ने धीरे से आह भरी। उदाहरण के लिए, उसके माता पिता की पिछली आमदनी से एक दिन की मेहनत से सबसे सस्ता ट्रेन टिकट भी नहीं खरीदा जा सकता था, इसलिए उनके लिए सीधे रेलगाड़ी से आना असंभव था। यदि केवल पैदल ही यात्रा की जाए तो व्हाइट स्टार सिटी के आकार को देखते हुए ये दूरी लगभग निर्जन है। इस एक सड़क पर ही शिंग्याओ के पूरे भीतरी शहर की तुलना में कहीं अधिक मनोरंजन स्थल हैं। ताओयू ने उस पर बस कुछ ही बार नजर डाली और इतना ही कह सका कि यह वास्तव में एक प्रांत है। हालांकि वह यहाँ खेलने नहीं आया था। व्हाइट स्टार सिटी का चोरों का गिरोह यहीं स्थित है और स्टारशाइन सिटी के चोरों के गिरोह के गुप्त संचालन के विपरीत इस गिरोह ने यहाँ लगभग सार्वजनिक रूप से एक पिनबॉल आर्केड खोल दिया है। स्टॉप 527 फांसी का खाता। अध्याय 527 फांसी का खाता। सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। इसमें गहरे अंधकार के वातावरण की दमनकारी भावना कम है और आधुनिक शहरी जीवन का माहौल अधिक है। सड़क के दोनों ओर लगी नियॉन लाइटों ने मूल रूप से धूसर आसमान की घुटन भरी भावना को पूरी तरह से दूर कर दिया, जिससे यह एक ऐसे शहर की तरह लगने लगा जो कभी सोता नहीं है। सर, क्या आप इसके बारे में और अधिक जानने में रुचि रखते हैं? हमारी मशीनें अपने उच्च भुगतान दरों के लिए प्रसिद्ध हैं और हमारे कई पुराने ग्राहक इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ताओयू कैस नामक एक पिनबॉल दुकान के सामने पहुंचा। मेरे अंदर प्रवेश करने से पहले ही काले रंग की डीप वी स्विमसूट पहने और सिर पर असली खरगोश के कान लगाए एक बेहद खूबसूरत महिला मेरे सामने आ गई। डीप वी नेक वाला स्विमसूट थोड़ा ज्यादा टाइट था, जिससे उसके स्तनों के आसपास के हिस्से में साफ निशान दिख रहे थे और उसकी आंख के कोने पर मौजूद तिल ने उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सड़क की ओर लगे पारदर्शी कांच से आप मशीनों के सामने बैठे लोगों की कतारें देख सकते हैं, जो उन्हें ध्यान से देख रहे हैं और हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि ये मशीनें इच्छा शक्ति वाली धातु से भरी हुई हैं। ये तथ्य कि ये दुकान चोरी या डकैती के डर के बिना खुलेआम और ईमानदारी से मशीन में इतनी अधिक मात्रा में मनचाही धातु डाल सकती है, वास्तव में इसकी अपनी ताकत को साबित करता है। हम मिस जैक्सन अभी भी इतनी मेहनती हैं, खुद ग्राहकों को लुभाने के लिए सड़क पर निकल आती हैं। ताओयू ने इत्र की हल्की सी खुशबू सूंघी और कर्कश आवाज में बोला। इसके बाद उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया, जिससे तेंग लियांगहोंग का असली चेहरा सामने आ गया। उनकी शक्ल, सूरत, स्वभाव और यहाँ तक कि क्षमताओं में भी अत्यधिक समानता होने के कारण स्थानीय चोरों के संघ के प्रमुख लिन जैक्सन ने उन खामियों पर ध्यान नहीं दिया। तेंग लियांगहोंग को देखकर उसकी मनमोहक मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, फिर वह दोबारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्री तेंग होंगे। मुझे यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है। कृपया अंदर आइए। इसके बाद लिन जैक्सन ने निमंत्रण का इशारा किया और फिर बिल्ली की तरह फुर्तीले कदमों से ताओयू को हलचल भरे पिनबॉल मशीन वर्कशॉप में ले गया। पिनबॉल मशीनों से भरे इस हॉल में सभी का ध्यान अपने सामने की मशीनों पर केंद्रित था और वे इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे कि उनके पीछे क्या हो रहा है। ताओयू बड़ी सहजता से लिन जैक्सन के पीछे पीछे चल रही थी, मानो वह कोई नियमित ग्राहक हो। तेंग लियांगहोंग के स्वप्न संचार के माध्यम से चोरों के गिरोह के बारे में दैनिक जानकारी प्राप्त करना आसान है। मुझे संवाद करने के तरीके, दृष्टिकोण और कुछ सामान्य ज्ञान पहले से ही है। लिन जैक्सन एक शक्तिशाली क्षेत्र भंग करने वाला और राज्य के चोरों के संघ का प्रमुख है। इसके अलावा कहा जाता था कि वह शहर के एक बड़े आदमी की रखेल थी, इसलिए चोरों का गिरोह राज्य की राजधानी में व्यावहारिक रूप से अर्ध सार्वजनिक स्थिति में था। सामान्य तौर पर आप नियमित जानकारी सीधे पचिंको पार्लर काउंटर पर खरीद सकते हैं, जहां आप सट्टेबाजी के कार्ड खरीदते हैं। जब चोरों का गिरोह जानकारी खरीदता है तो वे सट्टेबाजी के कार्डों का एक हिस्सा ग्राहकों को खेलने के लिए वापस दे देते हैं। हालांकि ऐसा जितना अधिक होता है, पिनबॉल मशीन का व्यवसाय उतना ही बेहतर होता जाता है। हालांकि लिन जैक्सन से सीधे जानकारी खरीदने के लिए कुछ निश्चित आवश्यकताएं और योग्यताएं हैं।
हत्यारों के गिरोह के चौथे सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में तेंग लियांगहोंग के पास स्पष्ट रूप से योग्यताएं हैं और हत्यारों का गिरोह स्वयं चोरों के गिरोह के साथ अत्यधिक अंतर्संबंधित संगठन है। ऐसे कई मिशन जिन्हें कोई और नहीं लेता था, उन्हें चोरों के गिरोह से हत्यारों के गिरोह में स्थानांतरित कर दिया जाता था। इसी प्रकार कुछ उच्च गुणवत्ता वाले मिशन हत्यारों के संघ के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे के अधीन नहीं हैं और उन्हें केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े हितों वाले सहयोगी ही माना जा सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते ही लिन जिक्सिन ने लापरवाही से अपने हाथ में मौजूद जीजी कार्ड को एक तरफ रख दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया और एक सुरक्षात्मक गोले को निकालकर तैनात कर दिया। उसका पूरा व्यवहार कुछ सुस्त सा हो गया। उसने एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और पैर मोड़कर मेज पर बैठ गया। क्या आजकल आप लोगों के पास कोई बड़ा काम नहीं चल रहा है? क्या इस तरह इधर उधर घूमना वाकई ठीक है? बड़े कामों के लिए हमें आपकी बुद्धिमत्ता की भी जरूरत है। हम पहले लगभग सब कुछ गड़बड़ कर चुके थे। ताओ यू ने शांत भाव से बात की। कार दुर्घटना? तुम? लिन जिक्सिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, मानो वह थोड़ी आश्चर्यचकित हो। वह तेंग लियांगहोंग की ताकत से भलीभांति परिचित थी। हालांकि वह खुद कमजोर नहीं थी, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मुझे अब कुछ और विस्तृत जानकारी चाहिए। ताओ यू ने एक कार्ड निकाला, उसे सीधे मेज पर दबाया, उसे पलट दिया और दूसरे व्यक्ति की पिंडली के नीचे ठूंस दिया, फिर लापरवाही से अपनी उंगली से उसे खरोंच दिया। लिन जिक्सिन ने उस बदतमीज बूढ़े आदमी की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जो उसका फायदा उठा रहा था। उसने लापरवाही से वह कार्ड उठाया जो देखने में बिजनेस कार्ड जैसा लग रहा था और उस पर लिखी जानकारी पर एक नज़र डालने के बाद अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्या ये सूर्य परिवार का नया 8 भुजाओं वाला वज्र है? मुझे याद है कि वह ताओ यू नाम का एक छोटा पिल्ला था। स्टिच ने भी गड़बड़ कर दी थी। कहा जाता है कि उस समय एक दूसरा रिंग इंस्पेक्टर किनारे से देख रहा था। लिन जिक्सिन ताओ यू के बारे में आसानी से जानकारी दे सकती थी, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह इस पर विशेष ध्यान दे रही थी। ऐसा नहीं है कि ताओ यू दिखने में सुंदर है। मुख्य समस्या यह है कि दूसरा पक्ष न केवल एक दायरे को तोड़ने वाला है, बल्कि उसके पीछे सूर्य परिवार का समर्थन भी है। हाल ही में सन परिवार के उस नवविकसित क्षेत्र में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। राज्य की राजधानी में खुफिया जानकारी फैलने के बाद इसने कई बलों का ध्यान आकर्षित किया। जब ताओ यू ने उसे अपने सामने खुद के बारे में बात करते सुना तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई। यह विषय तो उन्होंने ही उठाया था, इसमें कोई अजीब बात नहीं थी। बल्कि ये तब होता है जब दूसरा व्यक्ति आप पर ध्यान देता है और आपका जिक्र एक विशेष तरीके से करता है जो आपको सूक्ष्म रूप से जुड़ाव का एहसास दिलाता है। इससे ताओ यू आश्चर्यचकित हो गया। जब आप अपने मन में तेजी से इन बातों पर विचार करते हैं तो भविष्यवाणी के प्रति आध्यात्मिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन जल्द ही उसे मेडिसी द्वारा बताई गई कुछ बातें याद आ गईं। देवदूतों के व्यक्तित्व की अनूठी प्रकृति। दरअसल ताओ यू ने रहस्यमयी दुनिया में रहने के दौरान खुद से प्रार्थना करने की एक विधि विकसित कर ली थी, लेकिन वह केवल एक अप्रत्यक्ष तरीका था। अब ये पूरी तरह से एक दिव्य निष्क्रिय आस्था प्रणाली है। हालांकि मैं एडम जैसा करने से बहुत दूर हूं, लेकिन जब मैं उसी दुनिया में था, या यहाँ तक कि जब मेरे सामने किसी ने विशेष रूप से मेरा जिक्र किया, तो मुझे कुछ महसूस हुआ। हालांकि ताओ यू ने तुरंत उस प्रश्न को एक तरफ रख दिया, क्योंकि वास्तव में उस समय यह उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं था। उसने तुरंत दूसरे व्यक्ति की बात को समझा और एक प्रश्न पूछा, ओह, क्या महानिरीक्षक अभी भी यहीं हैं? ताओ यू स्वयं अच्छी तरह जानता था कि उस समय उसे जो धड़कन महसूस हुई थी वह अभी भी उसकी याद में ताज़ा थी और यह संभवतः एक आपदा स्तर की घटना थी। हर इंस्पेक्टर खराब नहीं होता, लेकिन सेकंड रिंग रोड इलाके का इंस्पेक्टर निश्चित रूप से खराब साबित होगा। यह उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए जहां डिकारोन परिवार की घटना घटी थी। खैर, लेकिन फोंटे की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे शायद फंसाया गया था। वह बस गलत समय पर आया था। क्या आपको पता है कि उसे किसने फंसाया? इस समय ताओ यू ने स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पूछा। अगर आप अपनी खुद की बुद्धिमत्ता की जांच करें और अपने कुछ विरोधियों से अनौपचारिक रूप से पूछें कि क्या उनके पास कोई उपयोगी जानकारी है, तो यह अचानक नहीं लगेगा। मैंने अभी तक खास बातों की जांच नहीं की है, लेकिन डिकारोन परिवार के साथ दुश्मनी रखने वाले केवल 2 या 3 परिवार ही हैं जिनके पास ऐसा करने का मकसद और क्षमता है। क्या आपका हत्यारों का गिरोह बाहर से मदद लेना चाहता है? क्या वह बहुत ताकतवर है? लिन जिक्सिन की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। वास्तव में बहुत ताकतवर था, मैं इसे एक ही वार में नहीं मार सका। ताओ यू ने विस्तार से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि उसे पक्का पता नहीं है और फिर चली गई। दूसरा पक्ष एक पेशेवर खुफिया अधिकारी था जो अपने अनुमान और निर्णय खुद ही लेगा। क्या तुमने उसे एक ही वार में नहीं मारा? क्या तुम्हें भरोसा नहीं था कि तुम उसे मार सकते हो? लिन जिक्सिन के शब्दों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। उसकी प्रतिभा को अभी 2 साल पहले ही पहचान मिली है।
महज 2 साल में सफलता की इस मुकाम तक पहुंचना, खासकर किसी की साधारण पृष्ठभूमि को देखते हुए, असाधारण मुलाकातों और परोपकारियों की सराहना के संयोजन के कारण ही संभव हो पाया होगा। योग्यता, भाग्य और परोपकारियों का समर्थन, ये सभी अपरिहार्य हैं। हालांकि एक साधारण दायरे को तोड़ने वाला व्यक्ति तेंग लियांगहोंग के एक भी वार को सहन नहीं कर पाएगा, और अगर वे ऐसा कर भी लेते हैं तो भी ये तेंग लियांगहोंग के लिए उन्हें मारने का भरोसा दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यही वजह होगी उन्होंने अपना मकसद उजागर होने से बचाने के लिए हार मान ली। तुम बहुत ज्यादा सतर्क हो रहे हो। सिर्फ इसलिए कि तुमने एक हमले से खुद को बचा लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे पीछा करने से बच जाओगे। लिन जिक्सिन को अभी भी कुछ संदेह था, लेकिन तेंग लियांगहोंग वास्तव में इसी तरह का सतर्क व्यक्ति था, और हाल ही में वह जो महत्वपूर्ण काम कर रहा था उसके बारे में सतर्क रहना उसके लिए स्वाभाविक था। फैंग ते की हत्या करने वाले लोग तियानशुई के वो परिवार, हुन युए परिवार और मेपल लीफ परिवार के अलावा और कोई नहीं थे। ये काम मेरे ही जैसे ताकतवर किसी व्यक्ति ने किया होगा। उसने जानबूझकर यह सब रचा और इंस्पेक्टर के आने से पहले ही वहां से चला गया। इसके बाद लिन जिक्सिन ने खुफिया जानकारी के आधार पर अपने कुछ अनुमान साझा किए। इस जानकारी के लिए पैसे लगेंगे, ये सीधे आपके खाते से काट लिया जाएगा। ठीक है, बाकी पैसे भी मुझे दे दो और उन्हें मेरे खाते में जोड़ दो। ताओ यू जाहिर तौर पर इतनी अच्छी बात के बारे में विनम्र नहीं होगा। हत्यारों का गिरोह और चोरों का गिरोह घनिष्ठ सहयोगी हैं, इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि वे यहाँ मदद मांगने आएंगे। स्टॉप। अध्याय 528 संदिग्ध। अध्याय 528 संदिग्ध। हमारे बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं और हम इसे उधार पर भी ले सकते हैं। ताओ यू ने चोरों के संग को छोड़ दिया और मुखौटा वापस पहन लिया। ये मुखौटा भी तेंग लियांगहोंग से लूटा गया था। यह एक मामूली उच्च श्रेणी की वस्तु है जो पकड़े जाने से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की सुरक्षा प्रदान करती है। ये नकाबपोश हत्यारे की पहचान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, या शायद उसने जो कपड़े पहने थे वे वास्तव में तेंग लियांगहोंग के थे। अपने रूप रंग में बदलाव पूरा करने के बाद उसने सेना की शक्ति का लगभग आधा हिस्सा उधार लिया और अपने मूल वस्त्र पहन लिए, जिससे वह पूरी तरह से भेष बदल चुका था, सिवाय इसके कि उसकी राजधानी में अंतर को शायद ही किसी ने देखा हो। हमें निश्चित रूप से तीनों संदिग्धों से मिलना चाहिए। ताओ यू औपचारिकता नहीं बरतते थे। हमारे हत्यारों का गिरोह इतना ही उग्र है। इससे पहले तेंग लियांगहोंग उसे अंदर आमंत्रित करना चाहता था, और यहाँ तक कि उसने ये दावा भी किया था कि वह जन्मजात हत्यारा संत है। तो जुड़ने का असली मतलब यही है। ... मैं इस समय अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं कर सकता, इसलिए किसी आपदा स्तर के प्रतिद्वंद्वी से आसानी से मुकाबला न करना ही बेहतर है। लेकिन अगर वह दुनिया को हिला देने वाला प्रतिद्वंद्वी है तो उससे मुकाबला करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। ताओ यू को बैक्सिंग शहर का नक्शा याद आया और फिर उसने मन ही मन एक मार्ग की योजना बनाई। व्हाइट स्टार सिटी में इंस्पेक्टर भी तैनात हैं। व्हाइट स्टार सिटी को गंभीर नुकसान पहुंचाने की संभावना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इंस्पेक्टरों द्वारा तुरंत रोककर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षति का स्तर स्टारशाइन सिटी के समान था, जो लगभग एक सामान्य विश्व विघटनकारी साधक द्वारा पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के स्तर के बराबर था। निरीक्षक आमतौर पर उच्च स्तरीय सीमा तोड़ने वाले अधिकारी होते हैं, जो एक काफ़ी कठिन और अवैतनिक नौकरी है जिसमें अक्सर शिफ्ट में काम करना पड़ता है। कुछ प्रमुख स्थानों पर विनाशकारी निरीक्षक भी तैनात किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, पिछली बार जब वे मेरी जासूसी करने आए थे। जहां तक स्टारशाइन सिटी की बात है, ये लंबे समय से तैरते शहर के नीचे स्थित एक अवलोकन मंच रहा है। हालांकि बैक्सिंग शहर का शहरी क्षेत्र शिंग्याओ के भीतरी और बाहरी शहरों के संयुक्त क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा है, इसलिए इंस्पेक्टर को भी जिलों में विभाजित किया गया है। तियानशुई में रहने वाला वो परिवार भी द्वितीय रिंग जिले में है। हो सकता है उनके पास वहां से कोई आपदा स्तर का निरीक्षक हो। इसके अलावा मुख्य क्षेत्र में कई विशेषज्ञ हैं। फिलहाल हम उन्हें अलग रख देते हैं और अंतिम उपाय के रूप में उनका उपयोग करेंगे। ताओ यू की पहली पसंद होनी यू परिवार था। इसका कोई खास कारण नहीं था, मुझे बस संयोगवश इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी द्वारा कई सगाई तोड़ने की खबर मिली। जब इस समय यूए परिवार पर हमला होता है तो स्वाभाविक रूप से पहला संदेह यही उठता है कि यह वो परिवार द्वारा किया गया था जिन्हें सगाई से ठुकरा दिया गया था। अगर कुछ खोजा भी गया और उसकी खुदाई भी की गई तो उसके पीछे हत्यारों का गिरोह ही था। ... तियानशिन जिला 3rd रिंग रोड के भीतर स्थित है और बैक्सिंग शहर का एक व्यापारिक केंद्र भी है। हुआतान स्ट्रीट के विपरीत, जो जन मनोरंजन और अवकाश का स्थान है, तियानशिन जिले में अधिकतर कंपनियों के कार्यालय, स्टूडियो या संघ स्थित हैं। सड़क पर आने जाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन ये हुआतान स्ट्रीट जितनी चहल पहल वाली नहीं थी। हालांकि यहाँ के लोग अधिक औपचारिक पोशाक में थे, जो खाई के वातावरण से प्रभावित अग्रदूतों के लिए अपेक्षाकृत दुर्लभ स्थिति थी। हुआतान स्ट्रीट पूरी तरह से अव्यवस्था से भरी हुई है। जीजी ब्रांड शिंग्याओ शहर की तुलना में कहीं अधिक मानकीकृत और बेहतर है।
ताओ यू कुछ समय से इस प्रांत में रह रहा है, लेकिन जब भी वह बाहर निकलता है तो या तो कुछ खरीदता है या बेचता है। उसका मुख्य कार्यक्षेत्र शहर के बाहरी इलाके हैं और उसने अभी तक ज़्यादा खोजबीन नहीं की है। शिंग्याओ शहर की तुलना में यहाँ की सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं वास्तव में कहीं अधिक उन्नत हैं। हालांकि ये सार्वजनिक परिवहन सेवाएं कल्याणकारी लाभ नहीं हैं। रेलगाड़ी के डिब्बे का पहले का 10 युआन का टिकट मूल्य आम लोगों के लिए सस्ता नहीं था। पर्याप्त लाभ होने पर ही इस तरह का भयावह वातावरण बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा, ये कुछ न होने से तो बेहतर है। फायर बुल मून परिवार का पैतृक घर तियानिक्सिंग जिले में स्थित है। एक विशाल व्यावसायिक इमारत पर फायर बुल ब्रीडिंग एंड कल्टीवेशन कंपनी का लोगो लगा हुआ है। ये यू परिवार का मूल आधार भी है। ये टेंसेंट के मुख्यालय भवन से बदतर नहीं है और अंदर से काफ़ी अच्छी तरह से सुसज्जित है। ताओ यू सड़क के उस पार से बाहर देख रहा था। यह एक बेहद प्रभावशाली इमारत है। इसकी निचली 3 मंजिलें पारदर्शी कांच की दीवारों से बनी हैं, जबकि ऊपरी मंजिलें गहरे रंग की, रंग बदलने वाली कांच की दीवारों से बनी हैं। लेकिन सबसे नीचे की 3 मंजिलों से भी आप उनके सुपरमार्केट, जिम और कैफेटेरिया को अंदर देख सकते हैं। मानकों के लिहाज से यह पेशेवर होटलों से किसी भी तरह से कमतर नहीं है, जो अकेले ही ये दर्शाता है कि कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ बहुत अच्छे हैं। पहली मंजिल पर लॉबी के बाहर सुरक्षा गार्डों की 2 पंक्तियां थीं जिनकी वर्दी में यांत्रिक संशोधन किए गए थे। वे सभी एक समान कंधे पर लगी बंदूकों से लैस थे। पास में 2 ड्रोन तैर रहे थे और उन्होंने एक जैसी वर्दी पहन रखी थी। इसकी युद्ध क्षमताओं को एक तरफ रख दे तो कम से कम दिखावट के मामले में ये काफ़ी प्रभावशाली है और बहुत ही भयावह दिखता है। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, महोदय? जब ताओ यू सड़क के उस पार खड़ी होकर उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी, तभी एक राहगीर, जो मानो बस वहां से गुजर रहा था, अचानक रुक गया और थोड़ी गौर से देखते हुए ताओ यू से एक सवाल पूछा। ताओ यू ने दूसरे व्यक्ति पर एक नज़र डाली। उसने साधारण लड़ाकू सूट पहना हुआ था और उसकी छाती में 2 मैगजीन उल्टी फंसी हुई थीं। वह किसी राहगीर की तरह दिख रहा था, लेकिन अचानक रुकने और पूछताछ करने के साथ साथ इसमें दिखाई देने वाली सूक्ष्म सतर्कता ने ताओ यू को कुछ हद तक हैरान कर दिया। कुछ हद तक छिपे हुए पहरेदार भी यू परिवार के ही सदस्य हैं। हाँ, वे वाकई अलग हैं। अगर हम यू परिवार की बात करें तो भले ही वे सन परिवार से तुलना न कर सकें, लेकिन वे 12 तारों वाले परिवारों के बाद के परिवारों से बहुत कमज़ोर नहीं हैं। उन्हें तो तारा में आकाश नगरी में भी काफ़ी शक्तिशाली परिवार माना जाता है। ये सोचकर ताओ यू को भी थोड़ा दुख हुआ। तैरते शहर के 12 सितारों से सजे परिवार। अतीत में सत्ता और प्रभाव का ये स्तर इतना अकल्पनीय था। पहले के समय में कौवे को मारने के लिए भी सावधानीपूर्वक तैयारी करनी पड़ती थी ताकि खुद को निशाना बनने से बचाया जा सके। हालांकि हान या जिस परिवार से संबंध रखती है वह शायद यू परिवार जितना अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरे परिवार में आपदाग्रस्त व्यक्ति केवल एक ही है। अगर ये परिवार शिंग्याओ के भीतरी शहर में रहता तो ऐसे परिवार के कुत्ते को भी भीतरी शहर के बड़े लोगों द्वारा शाही सम्मान के साथ रखा जाता। व्हाइट स्टार सिटी वाकई समावेशी है और इस तरह के उच्च पदस्थ परिवार का भी एक सादा और आलीशान घर है। हालांकि इस स्तर के परिवार का प्रभाव आम आदमी से कहीं अधिक होना चाहिए। सन परिवार पहले से ही एक विशालकाय परिवार है जो अपने दम पर नए सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने में सक्षम है। हालांकि यू परिवार उतना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह स्वाभाविक लगता है कि उन्होंने आसपास के हर क्षेत्र में पहरेदार तैनात कर रखे हैं। मन ही मन जल्दी से सोचने के बाद ताओ यू ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और वह बहुत शांत प्रतीत हुई। मैंने फायर बुल मून परिवार के बारे में पहले सिर्फ सुना था। मैंने हाल ही में उनके बारे में कुछ खबरें देखीं और जब मैं वहां से गुजरा तो मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई। इस बिंदु पर ताओ यू रुका और फिर बदले में एक प्रश्न पूछा। क्या आप यू परिवार से हैं? ये तियानिक्सिंग जिला है, आप ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकते। इतने सारे लोगों में से जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनमें से मैंने सिर्फ आपसे ही पूछने का फैसला किया। इसके पीछे एक कारण है। ताओ यू की बातों से सतर्क राहगीर निश्चिंत नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक टैबलेट निकाला, उसे कुछ बार टैप किया और उस पर निगरानी वीडियो की एक श्रृंखला दिखाई दी। निगरानी फुटेज स्पष्ट रूप से काफ़ी ऊंचाई से लिया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे ड्रोन द्वारा फिल्माया गया है। इसमें ताओ यू के तियानिक्सिंग जिले में प्रवेश करने और रेलगाड़ी से उतरने के समय के सभी गतिशील दृश्य शामिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक एआई सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है जो स्क्रीनिंग करता है और कार्यों की भविष्यवाणी करता है। इसके बाद उस व्यक्ति को संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया गया। आकाश में स्पष्ट रूप से एक से अधिक ड्रोन थे और तियानिक्सिंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लगभग हर व्यक्ति को ड्रोन निगरानी और एआई पहचान के संयोजन का उपयोग करके पहले से ही आंका और वर्गीकृत किया गया होगा। ताओ यू का प्रतीत होता है कि सुनियोजित मार्ग सीधे तौर पर संदिग्ध शब्द से चिन्हित था। स्टॉप अध्याय 529 अप्रचलित हो चुका है। अध्याय 529 अप्रचलित हो चुका है। ये स्टारशाइन सिटी से बिल्कुल अलग है। अपने सामने रखे टैबलेट पर प्रदर्शित स्क्रीन को देखकर ताओ यू को थोड़ी प्रशंसा का भाव महसूस हुआ।
स्टारशाइन इनर सिटी में निगरानी कैमरों वाले स्थान बहुत कम हैं। आधिकारिक नेटवर्क आधारित निगरानी केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। जब तक हत्याओं को साफ सुथरे तरीके से निपटाया जाता है तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। निरीक्षकों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए मामले को शांत रखें। जब तारों से जगमगाते भीतरी शहर में केवल सीमा तोड़ने वाले ही बचे थे, तब इंस्पेक्टर एक अजय और सर्वोच्च प्राणी था। इसे आदत पर आधारित धारणा का अंतर माना जा सकता है। व्हाइट स्टार सिटी में वास्तव में ज़्यादा निगरानी व्यवस्था नहीं है और ऐसा लगता है कि स्टाररी स्काई इनर सिटी की तुलना में यहाँ निगरानी का अनुपात और भी कम है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्रों में सीमित निगरानी हो सकती है, लेकिन एक बार जब ये शक्तिशाली अग्रणी ताकतें एक साथ एकत्रित हो जाएंगी तो वे अपनी खुद की एक संपूर्ण एक्सेस कंट्रोल सिस्टम विकसित कर लेंगी। सही तौर पर देखने पर पूरी फायरबुल ब्रीडिंग कंपनी में केवल वे विशालकाय यांत्रिक सुरक्षा गार्ड ही दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ये लगभग पूरे त्यानिक्सिंग जिले को कवर करता है। एआई स्क्रीनिंग के साथ संयुक्त एक संपूर्ण ड्रोन निगरानी प्रणाली। ऐसा लग सकता है कि हर दिन बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहले ही जांच हो चुकी होती है। क्या सिर्फ इसलिए कि आपकी कंपनी ने मुझे चिन्हित किया है, इसका मतलब यह है कि मैं संदिग्ध हूँ? फास्ट फॉरवर्ड किए गए रिप्ले को देखने के बाद ताओ यू ने फिर से पूछा, तो महोदय, मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करने आया हूँ। कृपया अपना मास्क हटा दें। यदि कोई गलतफहमी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। राहगीर का सतर्क लहजा बहुत बनावटी लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे स्वाभाविक मान रहा हो। मुझे लगता है कि यह काम करने का अधिकार केवल सुरक्षा टीम को ही है। ताओ यू के मुखौटे के नीचे तेंग लियांगहों का चेहरा छिपा है। कौन जानता है कि यू परिवार के पास उसके बारे में कोई जानकारी है या नहीं। लेकिन ताओ यू के बोलने से पहले ही दूसरे व्यक्ति ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला, जिससे ये साबित हो गया कि वह वास्तव में सुरक्षा दल का सदस्य था। यू ताओ त्यानिक्सिंग जिले के सार्वजनिक सुरक्षा ब्रिगेड के 3रे स्क्वाड्रन के सदस्य हैं। वाह, भले ही वे सुरक्षा टीम हो, क्या वे बिना किसी कारण के इस तरह की हरकत कर सकते हैं? ताओ यू कुछ हद तक अवाक रह गया। यू ताओ अधीर होता दिख रहा था और इस तरह बहस जारी नहीं रखना चाहता था। इसके बजाय उसने अपने कंधे पर लगे वॉकी टॉकी में बात करना शुरू कर दिया। यहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करो। दस्तावेज लिखते समय उनके लहजे में जो आत्मविश्वास झलक रहा था वह इस क्षेत्र में यू परिवार के प्रभाव को पूरी तरह से दर्शाता है। जैसे ही यू ताओ ने बोलना समाप्त किया, लगभग तुरंत ही कई ड्रोन चारों दिशाओं से उड़कर आए और इलाके को घेर लिया। फायरबुल ब्रीडिंग एंड कल्टीवेशन कंपनी की इमारत में स्थित मैकेनिकल मॉडिफिकेशन विभाग के 3 सुरक्षा गार्ड इस तरफ चलने लगे। वहां से गुजरने वाले लोगों ने तुरंत जगह खाली कर दी और सतर्कता से दूसरी दिशाओं में चले गए। कुछ लोग शायद इस पर 1-2 बार नजर डाल लें, लेकिन कोई रुकता नहीं है। क्या मास्क उतार देना ही काफ़ी है? ताओ यू का लहजा धीरे धीरे नरम पड़ गया। मैं तो बस यहाँ चीज़ों का जायजा लेने आया था, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मेरे साथ वाकई अन्याय हो रहा है। अब ये तरीका काम नहीं करेगा। कृपया मेरे साथ आइए, गिरफ्तारी वारंट जल्द ही जारी होने वाला है। क्लिक करें टिल्ड। ड्रोन के नीचे से लगातार ताला लगने जैसी आवाज़ें आ रही थीं। आप लोग वाकई कुछ अलग ही हैं। बस 1-2 नज़रें डालने के बाद मुझसे इस तरह पूछताछ करना, ये तो हद से ज़्यादा है। ताओ यू ने दूसरे पक्ष की इच्छाओं का समर्थन नहीं किया। चूंकि उनका भेद खुल ही गया था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न संघर्ष को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। कम से कम व्हाइट स्टार सिटी में यह एक मामले में स्टार ग्लोरी से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका मतलब है कि जो भी शक्तिशाली लोग करते हैं वही सही होता है। दूसरा पक्ष इतना दबंग क्यों है? यू परिवार वाकई में काफ़ी मजबूत है। सिजल टिल्ड। ताओ यू के शरीर पर नीली बिजली नाचने लगी। उसका लबादा बिना हवा के लहराने लगा और एक हिंसक आभा तुरंत उत्पन्न हुई, जिससे एक ऐसी शॉकवेव पैदा हुई जिसने उसके पैरों के नीचे की ईंटों को तोड़ दिया। इस आभा के कारण यू ताओ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह एक सीमा तोड़ने वाला प्रभाव था। ताओ यू ने शुरू में सोचा था कि इस चाल से दूसरा पक्ष पीछे हट जाएगा, क्योंकि वह यहाँ लापरवाही से सीमा तोड़ने वाले के तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सीमा पार होने पर एक निरीक्षक हस्तक्षेप करेगा। उसने अपनी आभा को नियंत्रित कर लिया है और वह सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहा है। सामान्य तौर पर जो लोग सीमाओं को तोड़ते हैं वे जहां भी जाते हैं सम्मान प्राप्त करते हैं। मैंने बस एक झलक देखी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जल्दी से इंस्पेक्टर को सूचित करो, ये सीमा भंग करने वाला है। यू ताओ तुरंत पीछे हट गई। फिर उसने वॉकी टॉकी पर बात की। लगभग उसी समय फायरबुल ब्रीडिंग एंड कल्टीवेशन कंपनी की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर आग जैसी लाल रोशनी की एक लकीर चमकी, जो तुरंत 20 मीटर ऊपर रुक गई और नीचे ताओ यू को देख रही थी, जिसका शरीर बिजली की कड़क से जगमगा रहा था। हम शहर में इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत कौन करता है? ताओ यू दूसरे व्यक्ति के शरीर पर मौजूद कपड़ों को देखकर कुछ हद तक अचंभित रह गई।
हे भगवान, इस इलाके का इंस्पेक्टर सीधे यू परिवार से है। यह मौजूदा संस्करण से थोड़ा अलग है। ताओ यू ने अपनी कनपटी रगड़ी। शायद मेरी सुधार की गति थोड़ी ज़्यादा तेज है। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं वाकई इस तरह के विशालकाय जीव से निपटने में सक्षम हो गया हूँ। वह बाहरी शहर के ग्रामीणों के बीच प्रचलित स्थानों की खोज करने और अंधेरे में रास्ता भटकने के पारंपरिक तरीकों से थोड़ा अलग प्रतीत होता था। हालांकि जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, निरीक्षकों में आपदा स्तर के निरीक्षकों की संख्या बहुत कम है। मून क्लैन के पास आपदा स्तर के 1 से अधिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे जाहिर तौर पर इस तरह के मिशन को इतनी आसानी से नहीं करेंगे। उन्हें शायद वहीं रुककर खाई में स्थित फार्म की देखरेख करनी पड़े। आखिरकार हाल ही में उनका गो परिवार के साथ काफ़ी विवाद चल रहा है। ये सोचते हुए ताओ यू को लगा कि मामला सुलझ गया है। चूंकि यू परिवार और गो परिवार के बीच हाल ही में मतभेद चल रहे हैं, इसलिए उनकी सतर्कता का स्तर शायद पहले से ही अधिक है, और यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें उनका आमना सामना हो गया। कोई बात नहीं, जब तक परिणाम प्राप्त हो जाता है, प्रक्रिया चाहे जैसी भी हो। ताओ यू ने निरीक्षक की ओर एक नज़र डाली जो धधकती लाल धुंध से ढका हुआ था। आभा के मामले में वह तेंग लियांगहोंग से केवल थोड़ा ही कमतर था। साधारण क्षेत्र तोड़ने वालों को पल भर में मार गिराने की क्षमता और सीमा को नियंत्रित करने के साधनों के साथ वह वास्तव में एक निरीक्षक के रूप में सेवा करने के लिए योग्य है। निरीक्षक को सूर्यास्त की लालिमा में नहाया हुआ और किसी भी संभावित व्यवधान को नियंत्रित करते हुए देखकर ताओ यू ने अपना मुखौटा हटा दिया। तुम ही बदतमीजी कर रहे हो, तेंग लियांगहोंग। उसके शरीर से निकलने वाली धधकती लाल धुंध ने सूर्यास्त जैसी चमक पैदा कर दी, जिससे आसपास के लोगों के चेहरे बदल गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने ताओ यू की पहचान को सीधे तौर पर पहचान लिया। फिर उसने देखा कि तेंग लियांगहोंग नीले प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और आकाश में उड़ गया, सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। सेना की मदद से ताओ यू अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तेंग लियांगहोंग की लगभग आधी शक्ति को जुटा सकता है। लेकिन ये तो एक आशीर्वाद है, ये एकमात्र विकल्प नहीं है। ताओ यू की क्षमताओं को जरा भी दबाया नहीं जा सकता। अगर ताओ यू तेंग लियांगहोंग की पहचान छिपाने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल भी करता, तो भी, जिसके पास पहले से ही वज्र जादू का सार था और जिसके पास यिन यांग पंच तत्व दिव्य वज्र एक घातक हथियार के रूप में था, वह अपने शरीर के आकार का उपयोग करके तेंग लियांगहोंग की कई चालों की आसानी से नकल कर सकता था। जैसे ही लालिमा लिए सूर्यास्त की रोशनी ने आसपास के क्षेत्र को घेर लिया, बिजली के जाल की एक श्रृंखला ने भी उस इलाके को सील कर दिया। ताओ यू बाइशिंगचेंग के अधिकार को चुनौती नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से परिणाम और नुकसान को नियंत्रित करने की पहल की। जब तक ये बहुत ज़्यादा नहीं फैलता, और चूंकि यू परिवार ने ही परेशानी शुरू की है, इसलिए वे बिना किसी जांच के वहां से जा सकते हैं। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जांच करते हैं या नहीं। तेंग लियांगहोंग ने जो कुछ भी किया, वह हत्यारों के गिरोह की गलती थी। बूम टिल्ड। बिजली की एक तेज चमक ने इंस्पेक्टर की धधकती लाल ढाल को चीर दिया। उसी समय ताओ यू अपने आप से लगातार कुछ बुदा रहा था। मैंने इसे बस 2-3 बार ही देखा था और आपने मुझसे इस तरह पूछताछ शुरू कर दी। मैंने इसे बार बार सहन किया है, लेकिन अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताओ यू के हाथ से चाबुक की तरह बिजली की 5 किरणें निकलीं। उनके टेढ़े मेढ़े कोनों और बिजली की गति ने पल भर में प्रतिद्वंद्वी के बचाव को चकनाचूर कर दिया और इंस्पेक्टर यू यून को जमीन पर पटक दिया। आसपास के वातावरण को नियंत्रित और संरक्षित करने के साथ साथ दुनिया की इच्छा द्वारा लगाई गई सीमाओं के बावजूद ठोस कंक्रीट की जमीन पर कई मीटर त्रिज्या का एक गड्ढा उभर आया, जिसके चारों ओर दरारें फैल गईं। यूयुन वहां लेटी हुई थी, उसके कपड़े जलकर काले हो गए थे, उसके बाल खड़े हो गए थे और उनसे धुएं के गुच्छे निकल रहे थे। वह बेहद अस्त व्यस्त दिख रही थी। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के प्रयासों के कारण इससे ज़्यादा झटके नहीं आए। केवल तेज हवा चली और झटकों से थंडर जेल के अंदर कुछ स्ट्रीटलाइट और एक फायर हाइड्रेंट टूट गए। पानी की एक तीव्र धार बाहर निकली। ताओ यू ने निरीक्षक की पिटाई करने के बाद अपने लाभ को बढ़ाने का अवसर नहीं लिया। उसे पहले ही इमारत के अंदर से किसी की निगाहें अपने ऊपर पड़ती हुई महसूस हो रही थीं, जिनमें चेतावनी का संकेत छिपा था। यू परिवार ने इस इमारत में एक बेहद ताकतवर शख्स को तैनात कर रखा है और वह कोई कमज़ोर इंसान नहीं है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि उसका कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था और उसने परिवार में उच्च पद पर आसीन निरीक्षक को फटकार सुनने की अनुमति दे दी। मैं आज तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन भविष्य में इतना दबंग मत बनना, ये हद से ज़्यादा है। ताओ यू ने अपना मुखौटा वापस पहना और नीचे उतरी। ये कहते हुए वह इमारत को देखती रही और उसने अस्त व्यस्त हालत में खड़े निरीक्षक की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। फिर वह मुड़ा और चला गया। इसे साफ करो, वरना बाद में मैं फंस जाऊंगा। इतना कहकर वह फायर हाइड्रेंट से गिरते पानी की बौछारों के बीच से गुजरा और तेजी से दूर जाकर गायब हो गया। स्टॉप्ड।